चलिए, आप सभी लोगों को नमस्ते। और हम लोग शुरुआत करेंगे आज के सेशन का। आप सभी लोग लाइव आ जाइए और देखते हैं जो भी क्वेश्चंस हैं उसका डिस्कशन हम लोग अभी करेंगे। 40 क्वेश्चंस आपका डिस्कशन होना है और 40 क्वेश्चंस को हम लोग बारीकी से देखेंगे। आज आपका 78 नंबर सेट का डिस्कशन आपका होना है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और इससे पहले आपका 77 नंबर सेट तक डिस्कशन आपका हो गया है। मेरे भाई, ये सब क्वेश्चन तो आप कितनी बार कर चुके हैं। मैंने आपको बोला था कि जब भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की बात आती है, जब भी हमारे सामने किसकी बात आती है मेरे भाई, तो जब कभी भी हमारे सामने में यहां पर डबल डिस्प्लेसमेंट, जब कभी भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की बात आती है मेरे भाई, तो आपको ध्यान रखना है इसमें 2 बार आयंस का आदान प्रदान होता है। कितनी बार? तो 2 बार। 2 बार बोल रहे मेरे भाई, 2 बार का मतलब 2 बार होता है। इसमें 2 बार आयंस का आदान प्रदान होता है। 2 बार आयंस की हम बात करेंगे तो उसका आदान प्रदान होता है। 2 बार मेरे भाई किसका? तो कहेंगे आयंस का आदान प्रदान होता है। मैंने कई बार आपको बोला, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 2 बार आयंस का आदान प्रदान होता है और इसीलिए हम कहते हैं मेरे भाई। और वो किधर होगा 2 बार आयंस का आदान प्रदान? तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई, ये हमारा रिएक्टेंट साइड में होता है। किधर होता है? तो कहेंगे इसको हम लोग ये हमारा रिएक्टेंट साइड में होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, रिएक्टेंट साइड में ऐसा होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और डबल डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्शंस होता है मेरे भाई, आपको एक चीज और ध्यान रखना है, इस रिएक्शन से हमें अवक्षेप बनता है, हमेशा अवक्षेप प्राप्त होगा। हमेशा क्या प्राप्त होता है? तो कहेंगे यहां पर हमेशा अवक्षेप प्राप्त होता है। इससे हमेशा आपको क्या मिलेगा? तो यहां पर अवक्षेप प्राप्त होता है। और जो अवक्षेप मेरे भाई होता है, इस बात को ध्यान रखना, ये सॉलिड फॉर्म में होता है। ये किस फॉर्म में होगा? तो ये आपका सॉलिड फॉर्म में होता है। यह बात ध्यान रखना, ये आपका कैसा होगा? तो सॉलिड फॉर्म में होता है। ये सॉलिड फॉर्म में होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो अवक्षेप आपका बनेगा लेकिन वह सॉलिड फॉर्म में होगा। लेकिन किसके मूवमेंट के कारण होगा मेरे भाई? तो आयन के कारण होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यहां तक मेरे भाई कोई दिक्कत नहीं है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, ध्यान रखेंगे। तो मेरे भाई, इस क्वेश्चन के अगर आंसर करने के लिए जाएंगे तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो कहेंगे यहां पर हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आप सभी लोग मेरे भाई जुड़ जाइए और आगे के क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा क्या होगा? तो कहीं यहां पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें मेरे भाई, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये बात आप जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन आपके सामने में आते रहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन लेकर के हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। मेरे भाई, हाइड्रोजन की अगर बात करते हैं तो जाहिर सी बात है कि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन अगर आप हाइड्रोजन अगर ले लेता है, चूंकि हाइड्रोजन हमारा क्या? तो अधातु होता है। सबसे पहला चीज तो आप ये समझिए कि अगर हम हाइड्रोजन की अगर हम बात करते हैं, अगर हम यहां पर हाइड्रोजन की बात करते हैं मेरे भाई, ये नॉन मेटल होता है, ये हमारा अधातु होता है। हाइड्रोजन हमारा कैसा होता होगा? यहाँ पर अधातु होगा। इसके सिंबल की अगर बात करेंगे तो हमारा H, ये हमारा अधातु होता है। और हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन अधातु में कैसी होती है? तो कहेंगे अधातु में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होता है। अधातु में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। अधातु में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्या होगी मेरे भाई? तो यहां पर प्रवृत्ति होती है। यह बात आपको ध्यान रखना, अधातु में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। आप सीधा सुधा मेरे भाई ये बात आप जान लीजिए, अगर कोई अधातु है तो उसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब जाहिर सी बात है, कह रहा है कि जो हाइड्रोजन है वह एक इलेक्ट्रॉन लेगा और एक इलेक्ट्रॉन लेकर के वह हीलियम बन जाता है। यानी जो हाइड्रोजन है मेरे भाई वो हीलियम बन गया। और हीलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है मेरे भाई, वह किसकी प्रवृत्ति के समान होगा? तो हीलियम हमारे अक्रिय गैस के अंतर्गत आता है। हम सभी लोग जानते हैं मेरे भाई, अगर हम अक्रिय गैस की अगर हम बात करते हैं, अक्रिय गैस बोल दे तो यानी निष्क्रिय गैस की हम बात करते हैं। अक्रिय गैस को ही हम लोग क्या बोलेंगे? तो इसको हम लोग यहां पर निष्क्रिय गैस के नाम से जानते हैं। और जो अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस हमारा होता है मेरे भाई, याद रखना, ये 18th ग्रुप के सभी एलिमेंट्स हमारे होते हैं। तो 18th ग्रुप के जो भी एलिमेंट्स होंगे, 18th ग्रुप के हम सभी एलिमेंट्स की हम बात कर रहे हैं। 18th ग्रुप के सभी एलिमेंट्स की हम बात कर रहे हैं, वो हमारा होगा। और 18वें ग्रुप के एलिमेंट्स को ही हम लोग नोबेल गैस भी कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई? इसी को हम लोग यहाँ पर नोबेल गैस भी कहते हैं। इसी में आप देखते होंगे हमारा हीनी अर्कर जीरन। मेरे भाई हीनी अर्कर, यहां पर हीनी अर्कर आपका क्या होगा? कि यहां पर जीरन,
ये चीज आप सभी लोग बराबर पढ़ते होंगे और ये चीज आपको यहां पर जानना भी है। इसी में आपका हीलियम आएगा, तो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन अगर लेगा तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या पहले से 1 है। हमने आपको एक बात बताया था मेरे भाई, अगर कोई भी तत्व मान लेते हैं उदासीन होगा, जितना उसमें परमाणु संख्या होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, उतना ही प्रोटॉनों की संख्या होती है। तो अगर हीलियम की अगर हम बात करते हैं ना, अगर हीलियम हमारा यहां पर क्या है, उदासीन होता है, यानी उस पर ना तो कोई प्लस आवेश है ना तो कोई माइनस आवेश है, तो हीलियम मेरे भाई कहेंगे यहां पर उस हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि उसकी परमाणु संख्या 2 होगा, प्रोटॉनों की संख्या 2 होती है, तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास पहले से था, 1 इलेक्ट्रॉन और ले लिया तो हीलियम की तरह बन गया। और हीलियम की अगर हम बात करते हैं तो वो हीलियम हमारा क्या है, तो मेरे भाई हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि वो हीलियम हमारा 18वें ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उसकी तरह हमारा बिहेव करेगा, क्योंकि उसके बाहरी कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, वह किसी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करेगा, वह निष्क्रिय हो जाएगा। इसका मतलब है कि वो हमारा हीलियम जो बन जाएगा तो हीलियम की तरह वो बिहेव करेगा, और हीलियम हमारा अक्रिय गैस की तरह हमारा हो जाता है। और अगर क्षार धातु की बात करते हैं, इसको अल्कली मेटल हम लोग कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है मेरे भाई, फर्स्ट ग्रुप के सभी एलिमेंट्स की हम बात करते हैं, फर्स्ट ग्रुप के सभी एलिमेंट्स की अगर हम बात करते हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे, सभी तत्वों की अगर बात करते हैं उसको हम लोग क्षारीय धातु कहते हैं। और क्षारीय मृदा धातु की अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, अगर हम क्षारीय मृदा धातु की अगर हम यहां पर बात करते हैं तो आपको याद रखना मेरे भाई, ये सेकंड ग्रुप के सभी एलिमेंट्स की हम बात करते हैं। सेकंड ग्रुप के जो सभी तत्व होंगे उसकी अगर हम बात करते हैं तो सेकंड ग्रुप के सभी तत्व हमारे यहां पर होंगे। यहां पर आपका क्या है, तो पहले ग्रुप के सभी एलिमेंट, यहां पर आपका सेकंड ग्रुप के सभी एलिमेंट होते हैं। लेकिन याद रखना मेरे भाई, हाइड्रोजन को छोड़ करके चाहे फर्स्ट ग्रुप के सभी एलिमेंट या सेकंड ग्रुप के एलिमेंट जो होते हैं वो सभी के सभी हमारे धातु ही होते हैं। पूरे पीरियोडिक टेबल में आप उठा करके देखिए तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं मेरे भाई। इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहां पर कहीं ना कहीं बी हो जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है मेरे भाई, उस चीज को हम लोग यहां पर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन हमारा यहां पर कहता है कि बता दीजिए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही नहीं है, यानी कि जो सही नहीं है उसको ढूंढना है। तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई कि परमाणु का जो आकार होता है, हम यहां पर एटॉमिक साइज की बात करते हैं। एक बात मेरे भाई आप जान लीजिए कि अगर पीरियोडिक टेबल की अगर आप बात करोगे ना, तो पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखोगे तो ये इसको हम लोग आवर्त कहते हैं, इसको हम क्या कहेंगे, तो इसको हम यहां पर आवर्त कहते हैं, और ये लेफ्ट साइड है और ये हमारा राइट साइड है। आपको ध्यान रखना है कि ऊपर से नीचे जब हम लोग जाते हैं इसको हम लोग ग्रुप कहते हैं, समूह कहते हैं, और इसी को हम लोग यहां पर कॉलम कहते हैं। तो ऊपर से नीचे अगर हम लोग जाएंगे तो मेरे भाई ये ग्रुप होगा, समूह होगा। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जो एटॉमिक साइज हमारा होता है, हम किसकी बात कर रहे हैं मेरे भाई, यहां पर एटॉमिक साइज की अगर बात करते हैं तो एटॉमिक साइज हमारा ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, बढ़ता है। यानी ऊपर से जब नीचे की ओर जाएंगे तो एटम के साइज बढ़ेंगे, क्योंकि सेल की संख्या बढ़ जाती है। तो परमाणु का आकार ऊपर से नीचे की ओर क्या होगा मेरे भाई, तो ऊपर से नीचे की ओर हमारा बढ़ता है। ये स्टेटमेंट तो मेरे भाई यहां पर कहीं ना कहीं ये करेक्ट है, क्योंकि ऊपर से नीचे बढ़ता है। एक ही समूह की बात हो रही है, यानी कि समूह मेरे भाई कोई एक ही है। अगर पहला ग्रुप है तो पहले ग्रुप के सभी एलिमेंट को ले लीजिए, एक ही समूह के सभी तत्वों की जो वैलेंसी होती है मेरे भाई वो एक समान होती है। बात बिल्कुल सही है। टोटल 18 को ग्रुप हमारे पास होता है, और 18 ग्रुप में किसी एक ग्रुप को आप उठा लीजिए। मान लेते हैं हम दूसरे ग्रुप को उठा लीजिए, दूसरे ग्रुप में बेमक्का सरबराह इतने सारे एलिमेंट है, तो मेरे भाई दूसरे ग्रुप के जितने भी एलिमेंट होंगे उसके समूह में वो सभी एलिमेंट की वैलेंसी समान होती है। या तीसरे ग्रुप का वही हाल, 18वें ग्रुप का भी वही हाल, पहले ग्रुप का भी वही हाल। लेकिन किसी भी एक ग्रुप की बात करेंगे, किसी एक ग्रुप की बात करेंगे, उसके सभी एलिमेंट की वैलेंसी एक समान होगी। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो मेरे भाई ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं एक समान अगर होती है तो हम कहेंगे ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे कहता है मेरे भाई कि एक तत्व की बात करते हैं, एक तत्व के सभी समस्थानिक की बात करते हैं। जैसे कार्बन है, कार्बन का मेरे भाई समस्थानिक होता है, हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। अब हाइड्रोजन के समस्थानिक हमारे क्या होते हैं, ट्राइटियम होता है, प्रोटियम होता है, ड्यूटेरियम होता है। अब ये बताइए मेरे भाई कि जो हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं, क्या उस हाइड्रोजन के समस्थानिक सभी समस्थानिक को क्या आप एक ही समूह में अरेंज रखते हैं? नहीं मेरे भाई, एक ही तत्व उसका रहता है, लेकिन उसके समस्थानिक को हम लोग उसको अरेंज वहां पे नहीं करते हैं। यहां एक ही समूह में कह रहा कि रखा जाता है। मेरे भाई एक ही समूह में रखेंगे तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन नहीं हो जाएगा, एक समूह में इसको हम लोग नहीं रखते हैं, ये हमारा गलत हो जाएगा। तो हम लोग समस्थानिक को जगह नहीं देते हैं मेरे भाई, जिसके समस्थानिक होते हैं उसी को हम लोग क्या करते हैं, पीरियोडिक टेबल में अरेंज करते हैं, और परमाणु संख्या के बढ़ते हुए क्रम में उसको हम लोग सजा करके इस तरीके से उसको रखते हैं। आगे बढ़ेंगे मेरे भाई और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला कहता है कि कविता की बात कर रहा है। कविता यहां पर कोई लड़की है और उन्होंने क्या की, तो यहां पर कॉपर सल्फेट का एक जलीय विलयन ली। मेरे भाई कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन कहने का मतलब है
हम CuSO4 की बात कर रहे हैं। और जब कभी भी जलीय विलयन होता है ना, तो उसको हम एक्वस सॉल्यूशन के नाम से हम लोग जानते हैं। ये एक्वस यानी AQ के नाम से उसको हम लोग जानते हैं, और ये AQ हमारा सॉल्यूशन होता है। अब क्या कह रहा है कि ये जो लेती है और कहता है कि उसमें क्या करती है, तो एल्युमिनियम के कुछ दाने को मिला देती है, यानी कि एल्युमिनियम का पाउडर उसमें इस्तेमाल करती है। यानी कि ये सॉल्यूशन उनके पास में, इसमें मेरे भाई एल्युमिनियम को यहां पर लिया जाता है और एल्युमिनियम के पाउडर मिला दिए जाते हैं। तो बोला गया मेरे भाई कि तो विलयन का जो रंग होता है वो हमारा बदल जाता है, किसके निर्माण के कारण हमारा होता है, ये आपसे बोला गया। तो मेरे भाई एक बात समझ लीजिए, सबसे पहले अगर इस एल्युमिनियम की बात करेंगे तो ये एल्युमिनियम हमारा कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो एल्युमिनियम क्या करेगा, तो कॉपर को हमारा सबसे पहले बाहर कर लेगा और कुछ इस तरह का कंपाउंड हमें देगा। तो यहां जो बनने वाला कंपाउंड हमारा होगा वो कैसा होगा, तो कहेंगे Al2SO4 हमारा होल 3 यहां पर हो जाएगा, और साथ ही साथ हमारा यहां से कॉपर बाहर होगा। अगर इसको बैलेंस करना होगा मेरे भाई तो आप बैलेंस कर सकते हो। यहां पर 2 एल्युमिनियम है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो बैलेंस हो गया। अगर SO4 होल 3 है तो SO4 यहां पर एक ही है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से हमारा कॉपर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मेरे भाई एक बात आपको ध्यान रखना है कि Al2SO4 होल 3 यानी कि एल्युमिनियम सल्फेट की हम बात करेंगे, ये हमारा कंपाउंड बनेगा। और याद रखना मेरे भाई, इसी के निर्माण के कारण रंग बदल जाता है और रंग हल्का आपको नीला कलर प्राप्त होता है। तो ध्यान रखेंगे मेरे भाई, यहां पर भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारा हुआ है, लेकिन यहां पर सिंगल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि जो एल्युमिनियम होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होगा किसके कंपैरिजन में, कॉपर में, क्योंकि कॉपर हमारा लिस्ट रिएक्टिव होता है, इसलिए कंपाउंड हमारा बनेगा और कॉपर को ये बाहर करेगा, एल्युमिनियम इसके साथ रट करके कंपाउंड बना लेगा। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो दे रखा है, इस क्वेश्चन के आंसर्स आप सभी लोग करिएगा। क्वेश्चंस मेरे भाई बहुत आसान है, लेकिन हम चाहेंगे कि आप सभी लोग एक बार इस क्वेश्चन का आंसर करके बता दीजिए। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे मेरे भाई, इस क्वेश्चन के आंसर करके बता दीजिए मेरे भाई। आंसर की आ गया है 6 to 8 के साइंस का बॉडी बैलेंसिंग के अनुसार ईयर माना है। अच्छा, ईयर को माना है। अच्छा, देख लेते हैं, अभी तक तो पता नहीं चला है, लेकिन होने की संभावना हमारा सेरेबेलम भी है। ठीक है, अब देखते हैं, उसकी बात करेंगे। जो आंसर किया है आप सभी लोग मिला लीजिएगा, पहले क्लास कर लीजिए, आराम से रिलैक्स रहिए, जो होना होगा होबे करेगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, यहां पर इस क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि ऐसे कौन सी धातु के ऑक्साइड्स हैं जो अम्ल के साथ साथ क्षार के साथ भी प्रतिक्रिया करता है। मेरे भाई कितनी बार मैंने आपको बताया है, ये एम्फोटेरिक होता है, जिसको हम लोग उभयधर्मी कहते हैं। याद रखना मेरे भाई, जो एम्फोटेरिक होता है ये अम्ल और क्षार दोनों के साथ रिएक्शन करता है। मैंने आपको बोला था, इसको याद रखिएगा, चूंकि क्वेश्चंस कई बार पूछता है। जो एम्फोटेरिक हमारे होते हैं, जो एम्फोटेरिक हमारे होते हैं मेरे भाई, ये जो एम्फोटेरिक हमारे होते हैं जिसको हम उभयधर्मी कहते हैं, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे मेरे भाई, तो इसको हिंदी में उभयधर्मी के नाम से जानते हैं। ये हमारा एम्फोटेरिक होता है। अब अगर बात करते हैं इस एम्फोटेरिक का, उभयधर्मी की अगर बात करते हैं, इसके एग्जांपल्स जरूर याद रखिएगा। जैसे हम लोग एल्युमिना की बात करते हैं, Al2O3 की बात करते हैं, हम लोग जिंक ऑक्साइड्स की बात करते हैं, हम यहां पर लेड ऑक्साइड्स की बात करते हैं। मेरे भाई ये सब जो हमारे एग्जाम्पल है ये उभयधर्मी है। आपको ध्यान रखना मेरे भाई, इस उभयधर्मी के अंदर हम कहते हैं कि हमारा अम्ल और क्षार दोनों के गुण पाए जाते हैं, क्योंकि ये अम्ल और क्षार दोनों के साथ प्रतिक्रिया कर लेता है। तो मेरे भाई अगर हम बात करते हैं ये अम्ल तथा क्षार के साथ, अम्ल तथा क्षार, अम्ल तथा मेरे भाई यहां पर हम क्षार की बात करते हैं, क्षार, अम्ल तथा क्षार दोनों के साथ क्या करता है, तो कहेंगे यहां पर दोनों के साथ प्रतिक्रिया कर लेता है। ये दोनों के साथ क्या करेगा, तो कहेंगे दोनों के साथ ये रिएक्शन कर लेता है और दोनों के साथ ये प्रतिक्रिया कर लेता है। इस बात को आप ध्यान, रिएक्शन कर लेता है, ये दोनों के साथ हमारा रिएक्शन कर लेता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो मेरे भाई कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट है, और खास करके इंपॉर्टेंट तो है, अभी तक में क्वेश्चंस नहीं आया है इस पर, उभयधर्मी पर, लेकिन याद रखना ये आपके एग्जाम में डिट्टो ये चीज पूछता है। ये डिट्टो आपके एग्जाम में ये एग्जांपल पूछता है, एल्युमिनियम के ऑक्साइड्स, जिंक के ऑक्साइड्स या लेड के ऑक्साइड्स, आपके एग्जाम में डिट्टो ये लाइन आता है, इसलिए आप इसको जरूर ध्यान रखेंगे। जो फेमस एग्जांपल है हम उसी की चर्चा की है, और एग्जाम में भी खास करके यही पूछता है। दूसरी बात मेरे भाई आप ये जान लीजिए, और भी बात हम लोग जानते हैं, जैसे कि हम लोग ये जानते हैं कि धातु के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो आपको पता होगा मेरे भाई, जो भी धातु होंगे अगर वो ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करेगा तो धातु के ऑक्साइड्स फॉर्म करेंगे, और धातु के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो हमारे कैसी प्रकृति का होगा, तो याद रखना मेरे भाई ये हमारा क्षारीय प्रकृति का हमारा होता है। इसी तरीके से अगर हम यहां पर अधातु की अगर हम बात करते हैं, तो एक चीज आप ध्यान रखना मेरे भाई कि जो अधातु के ऑक्साइड्स होंगे वो हमारे कैसे होंगे, तो अधातु के ऑक्साइड्स हमारे अम्लीय प्रकृति का होता है। ये कैसा होगा, तो कहेंगे हमारा यहां पर अम्लीय प्रकृति का होता है। ये बात आपको ध्यान रखना। कैसे याद रहेगा, तो याद रखने का भी तरीका है। अधातु में अम्लीय है, अधातु में अ है, तो अम्लीय में भी अ है। एक वो याद रख लीजिए, दूसरा ऑटोमेटिक आपका हो जाएगा। इसीलिए मेरे भाई हम लोग ऐसा करते हैं। तो इसमें इस तरीके से हम लोग आंसर करेंगे, ये बात आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं।
निम्न अम्ल में से सबसे अधिक शक्तिशाली हमारा कौन सा होता है? तो मेरे भाई इसमें हम लोग प्लस आई इफेक्ट वगैरह देखते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेकिन आपको हम बता देना चाहते हैं इसमें प्रोपेनिक हमारा एसिड होगा, क्योंकि कार्बन इसमें हम लोग यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट देखते हैं, जिसका ज्यादा मजबूत होता है वो हमारा होता है। ये आपका अभी तुरंत तो नहीं होगा, इसको हम लोग कभी बता देंगे कि इस तरह से प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से हमारा होता है, कौन ज्यादा खींचेगा कौन कम खींचेगा उसके हिसाब से होता है। अगर ठोस में गैस का विलयन बोला गया है, ठोस में मेरे भाई इस गैस का विलयन बोला गया है, तो ठोस में गैस का विलयन अगर हमारा होता है, ये मेरे भाई पैलेडियम, हमारा पैलेडियम में हाइड्रोजन का जो विलयन होता है हमारा ठोस में गैस का विलयन देता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है कि जब किसी पुष्प का, मेरे भाई जब किसी पुष्प का यानी किसी फूल का परागकण उसी पौधे में के वर्तिकाग्र के स्टिग्मा में अंतरित कर दिया जाता है, यानी कि जो फूल हमारा उसी फूल के उसी यहां पर वर्तिकाग्र में अंतरित कर दिया जाता है, उसको हम लोग ऑटोगेमी के नाम से हम लोग जानते हैं। तो मेरे भाई ऑटोगेमी हमारा ही होता है। अगर हम बात करते हैं जैसे कि आप यहां पर देख लीजिए, ऑटोगेमी हमारा क्या होगा मेरे भाई, जैसे कि एक ही प्लांट हमारा है, ये मान लेते हैं कि हमारा ये क्या, तो यहाँ पर हमारा एक प्लांट है मेरे भाई, ये हमारा प्लांट है, और इस प्लांट में हमको पता है कि यहाँ पर मेल पार्ट होगा और इसमें पोलन ग्रेन्स होंगे, और यहाँ पर हम मान लेते हैं कि इसके फीमेल पार्ट है, और इसके जो फीमेल पार्ट होंगे, फूल का जो फीमेल पार्ट होता है वो मान लेते हैं मेरे भाई ये फीमेल का यहाँ पर फूल, यहाँ पर फीमेल पार्ट है, और इस फीमेल पार्ट से ये क्या निकला हुआ, तो कहेंगे यहाँ पर इस तरह से, इस तरीके से मेरे भाई ये चीज निकला हुआ, जिसको हम लोग यहाँ पर स्टिग्मा कहते हैं। अब इसके जो ग्रेन्स होंगे, छोटे छोटे ग्रेन्स मेरे भाई इसके ऊपर चला जाएगा, यानी ऐसे पॉलिनेशन अगर कर लेता है तो ये मेल पार्ट है, ये फीमेल पार्ट है, तो मेल पार्ट अगर फीमेल पार्ट पे चला गया और एक ही प्लांट में अगर ऐसा होता है, इसको हम लोग ऑटोगेमी के नाम से जानते हैं, ये हमारा सेल्फ पॉलिनेशन होता है। लेकिन अगर एलोगेमी की बात करेंगे तो एलोगेमी में क्या होगा मेरे भाई, हमारा प्लांट एक ही रहेगा, सेमी प्लांट हमारा रहेगा, लेकिन इसमें क्या होगा मेरे भाई, तो इसका एक हमारा यहां पर मान लेते कि हमारा मेल होगा, और दूसरा भी हमारा यहां से फूल निकलेगा, यहां पर मेल होगा, और यहां पर मेरे भाई क्या होगा, कहेंगे यहां पर हमारा मान लेते कि मेल और फीमेल एक ही में होगा, और उसी में याद रखना कि अलग अलग ब्रांचेस से हमारा क्या होता है इसमें होता है, उसको हम लोग एलोगेमी कहते हैं। और जेनोगेमी तो हमारा काफी डिफरेंट है, इसमें दो अलग अलग फूल में हमारा निषेचन की क्रिया होती है, इसको हम लोग पर निषेचन या फिर हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन या जेनोगेमी के नाम से जानते हैं। आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो ऑटोगेमी हमारा हो जाएगा। आगे कोशिका के किस भाग में कह रहा है कि कोशिका के किस भाग में भोजन का जो मेरे भाई भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। एक बात आप जान लीजिए मेरे भाई, हम लोग जो कुछ भी खाते हैं वो ग्लूकोज के फॉर्म में खाते हैं, और ग्लूकोज जब टूटता है तो वह पायरुविक एसिड में टूटता है, और पायरुविक एसिड से हमारा पायरुवेट बनता है, और फिर एटीपी में जाकर के उसका निर्माण होता है, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में ऐसा होता है। तो इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, सबसे जहरीली जो मछली है मेरे भाई आपको ध्यान रखना है, स्टोन फिश और फुफ्फर मछली होता है। कौन, तो कहेंगे यहाँ पर फुफ्फर मछली की बात करेंगे, यहाँ पर मेरे भाई उसी को फगू मछली भी कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है ये दोनों हमारे जहरीले मछली होते हैं, इस बात को ध्यान रखना मेरे भाई, और दोनों पर क्वेश्चन आता है। तो मेरे भाई एक फकर मछली, फुकर नहीं, इसको फकर मछली भी कहते हैं। फुगू मछली को क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग यहाँ पर फकर मछली भी कहते हैं, ध्यान रखना। ये जो फकर मछली होता है और ये यहाँ पर कौन सी मछली है मेरे भाई, तो हम कहेंगे यहाँ पर स्टोन फिश की बात करते हैं, ये दोनों के दोनों जहरीली होता है। आगे बात करते हैं मेरे भाई अमीबा के बारे में। तो हम सभी लोग जानते हैं अमीबा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, अमीबा हो गया, यूग्लिना हो गया, ये हमारा प्रोटिस्टा संघ के जीव होते हैं। लेकिन अमीबा की अगर हम बात कर रहे हैं ना, ये जो हमारा अमीबा होता है मेरे भाई, आपको ध्यान रखना कि इस अमीबा की अगर हम बात करते हैं ये एक कोशिकीय जीव होता है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये कैसा जीव होता है, क्योंकि ये हमारा एक कोशिका का होता है, इसलिए हम कहेंगे ये हमारा एक कोशिकीय जीव होगा। सिंपल सा फंडा मेरे भाई, ये हमारा कैसा जीव होगा, क्योंकि हमारा यहाँ पर ये हमारा एक कोशिकीय जीव होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अमीबा भी की बात करेंगे तो एक कोशिकीय जीव होता है। दूसरी बात मेरे भाई अमीबा में क्या होता है कि अमीबा का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। ये अमीबा का मेरे भाई क्या होगा, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से। तो अमीबा क्या करेगा, तो ये इसकी अगर हम बात करते हैं, इसी से हम कहते हैं मेरे भाई यहां पर इस तरह से ये बना हुआ रहता है, यहीं पर क्या करता है, ये भोजन को अंदर की तरफ ये खींचता है, ये भोजन है ये लेगा, जब अंदर लेगा तो इनको हम लोग इंडोसाइटोसिस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं मेरे भाई, तो इस प्रोसेस को हम लोग इंडोसाइटोसिस के नाम से हम लोग जानते हैं। ये जो प्रोसेस हमारा होगा इसको इंडोसाइटोसिस कहते हैं, और यहां से अगर भोजन पचा करके बाहर कर देता है मेरे भाई, इसको अगर बाहर करेगा इसको हम लोग एक्सोसाइटोसिस का प्रोसेस कहते हैं, इसको हम लोग एक्सोसाइटोसिस का प्रोसेस कहते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना। तो एंडोसाइटोसिस हमारा एक प्रोसेस है, एक क्रिया है जिसके द्वारा भोजन को अंदर होता है और ये भोजन हमारा बाहर होगा, तो ये भी हमारा क्या, तो यहां पर एक प्रोसेस होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब मेरे भाई इसमें क्या होता है कि जैसे ये पकड़ता है तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, इसकी अगर हम पार्ट्स की बात करते हैं तो इसमें एक झिल्ली होती है, और ये झिल्ली हमारा सूडोपोडिया के रूप में होता है। यहां पर मेरे भाई इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग यहां पर सूडोपोडिया कहते हैं।
और ये जो सूडोपोडिया हमारा होता है, इसको हिंदी में कूटपाद के नाम से हम लोग जानते हैं, इसको कूटपाद कहते हैं। और यही कूटपाद क्या करता है, सूडोपोडिया क्या करता है, तो भोजन को मेरे भाई अवशोषित करने में हेल्प करता है, इस बात को ध्यान रखना। लेकिन अंदर ले रहा है तो उसको इंडोसाइटोसिस कहेंगे, बाहर कर रहा है मतलब इसका मतलब एक्जोसाइटोसिस की बात करते हैं मेरे भाई। तो ये क्या करता है, भोजन का अवशोषण करता है, किसके माध्यम से, सूडोपोडिया के माध्यम से, और चलता भी है मेरे भाई इसी के माध्यम से, जिसको हम लोग कूटपाद कहते हैं, ये उसका चलन अंग होता है सूडोपोडिया, ध्यान रखेंगे। तो यहां पर अमीबा अपना आहार, खाने पीने का जो चीज होता है वो किस प्रक्रिया के द्वारा ग्रहण करता है, लेता है, तो उसको हम लोग एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस कहेंगे। यानी इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, आंसर एक्जोसाइटोसिस बाहर निकालने का, एंडोसाइटोसिस मेरे भाई लेने का होता है। ये दोनों प्रोसेस आप ध्यान रखेंगे। और अमीबा की अगर हम बात करते हैं तो अमीबा में मेरे भाई प्रजनन जो होता है, इस अमीबा में जो प्रजनन होता है वो प्रजनन कैसा होता है ये भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है। यहां पर बाइनरी हमारा क्या होता है, यहां पर फीजन होता है मेरे भाई, यहां पर क्या होता है, यहां पर हमारा बाइनरी फीजन होता है। और बाइनरी फीजन कहने का मतलब समझ रहे हैं, एक अमीबा हमारा मान लेते ये है, यही अमीबा क्या होगा, तो बीच से मेरे भाई पतला होगा, और बीच से पतला होकर के ये टूट जाता है, यहां से आपस में टूटेगा, दो गो अमीबा बन जाता है। तो ये बाइनरी फिशन होता है, यानी कि द्विविखंडन होता है। बाइनरी फिशन को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी को हम लोग यहाँ पर द्विविखंडन के नाम से हम लोग जानते हैं मेरे भाई। इसी को क्या कहेंगे, तो यहाँ पर हम लोग इसको द्विविखंडन के नाम से हम लोग जानते हैं, ये हमारा द्विविखंडन का प्रोसेस होता है। इस लाइन को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं मेरे भाई, अगला क्वेश्चन ये प्लाज्मोलिसिस का हमारा होता है। तो ये प्लाज्मोलिसिस में पानी किसी में आता है, किसी में जाता है, कभी कोशिका फूल जाता है, कभी कोशिका सिकुड़ जाता है, उसको हम लोग जीव द्रव कुंचन के नाम से जानते हैं, जिसको प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। इंग्लिश टर्म मेरे भाई निहायत गलत दे रखा है, इसको प्लाज्मोलिसिस कहते हैं, ध्यान रखेंगे। पानी निकल जाएगा तो कोशिका हमारा सिकुड़ जाएगा, अगर पानी भर जाएगा तो कोशिका फूल जाता है, उसी को प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। आगे चलते हैं मेरे भाई, यहां पर कोरपोरा, यहां पर क्वाड्रिजेमिना जो दे रखा है, ये हमारे कहां का भाग है, तो मेरे भाई ये हमारे ब्रेन का भाग है। आपको ध्यान रखना है कि ये ब्रेन का मेरे भाई, ये ब्रेन के पिछले हिस्से में ये होता है। ब्रेन के ये कहां पर होगा, तो मेरे भाई ब्रेन के पिछले हिस्से में होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये ब्रेन के पिछले हिस्से में होता है, और इसके जो मुख्य फंक्शन या इसके मुख्य कार्य की अगर हम बात करते हैं, इसका मुख्य कार्य क्या होगा मेरे भाई, तो आप एक लाइन में जान लीजिए कि ब्रेन के पिछले हिस्से में होगा। इसका मुख्य कार्य क्या होता है कि अगर मान लेते हैं कि सुनने की जो शक्ति हमें मिलती है या फिर देखने की जो अनुभूति है वो तो यहीं से प्राप्त होती है। तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई, यहां पर देखने की अनुभूति की बात करते हैं, या फिर मेरे भाई यहां पर सुनने की जो अनुभूति होती है वो यहीं से, सुनने की जो अनुभूति होती है वो यहीं से मिलती है, सुनने की जो अनुभूति होती है वो यहीं से प्राप्त होती है, बात आपको ध्यान रखना। तो देखने और सुनने की अनुभूति हमें प्राप्त होती है कहां से, तो ब्रेन के पिछले हिस्से से। और ब्रेन का पिछला हिस्सा मेरे भाई हम कहेंगे यहां पर, हम कहेंगे हमारा हाइंड ब्रेन का होता है, और उसी के नीचे में हमारा क्या होता है, यहां पर इस तरह का कोरपोरा क्वाड्रिजेमिन हमारा होता है, ये हमारा मौजूद होता है, इस तरह का ब्रेन का पार्ट्स होता है, और उसी से हम लोग को ये काम देखने को मिलता है। तो ये हमारे ब्रेन का पार्ट्स है, मस्तिष्क का पार्ट है, ये बात आप ध्यान रखेंगे मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि अलैंगिक प्रजनन से लैंगिक प्रजनन हमारा भिन्न होता है। और लैंगिक प्रजनन मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा, और लैंगिक प्रजनन मेरे भाई यहां पर मेल और फीमेल दोनों शामिल होते हैं। तो आपसे कह रहा है कि लैंगिक और लैंगिक की अगर बात करेंगे तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जो नए जीव पैदा होते हैं तो नया जीव मेरे भाई एक ही जैसा होता है, क्योंकि यहां पर क्या होगा तो मेल और फीमेल दोनों शामिल होंगे, दोनों के क्रोमोसोम यूज होते हैं, दोनों के डीएनए यूज होते हैं, तो जाहिर सी बात है भिन्नताएं ज्यादा आती है। तो लैंगिक प्रजनन में भिन्नताएं ज्यादा आती है, लेकिन अलैंगिक प्रजनन में मेरे भाई समानताएं रहती है, उसमें एक समान ही जीव पैदा होंगे। तो नए जो जीव बनेगा मेरे भाई वो आपका नए जीव के जो जनक होंगे माता पिता के क्या ही होंगे, यहां पर हम कहेंगे समान होंगे, यानी कि नए जीव में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए वो भिन्न है हमारा। आगे चलते हैं मेरे भाई, अगला क्वेश्चन हमारा है कह रहा है कि यहां पर जैविक रंजक की बात कर, उसको बायोलॉजिकल पिगमेंट कहते हैं, जिसमें मनुष्य के त्वचा का रंग की बात कर रहा है, यह निर्धारित होता है। हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे स्किन में मेलानिन पिगमेंट होता है, और मेलानिन पिगमेंट का जो सिक्रेशन होता है वो धूप में होता है। अगर मेरे भाई आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप धूप में बहुत काम कर रहे हैं तो धूप में आपके मेलानिन पिगमेंट का सिक्रेशन ज्यादा होगा और आपका स्किन काला हो जाता है। जिनका मेलानिन पिगमेंट का सिक्रेशन कम होता है उनका शरीर पूरा गोरा होता है। तो वो पिगमेंट के ऊपर मेलानिन पिगमेंट के कारण ही हमारा गोरा और काला निर्धारित होता है, ये बात आपको ध्यान रखेंगे। तो ये कौन सा रंग है मेरे भाई, तो मेलानिन हमारा कहते हैं पिगमेंट है जो कि कलर प्रदान करता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। कहानी खत्म। आगे चलते हम लोग यहां पर बात करते हैं समान द्रव्यमान के दो पिंड की बात कही जा रही है, और समान द्रव्यमान के दो पिंड यानी कि दोनों पिंड का, दोनों वस्तु का द्रव्यमान समान है। और यहां पर कह रहा है कि h ऊंचाई से उसको एक छत के बाद, मेरे भाई h ऊंचाई से कहां से, तो h ऊंचाई की छत से, h ऊंचाई की छत से एक के बाद एक को क्या कर दिया जाता है मेरे भाई, गिराया जाता है। यानी एगो को गिराया
और थोड़ी देर के बाद फिर दूसरे को गिराया। एक के बाद मतलब एक होता है, एक के बाद एक मतलब क्या, एक आगे गिरेगा दूसरा पीछे गिरेगा, इसका मतलब ये हुआ। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि दोनों साथ साथ गिर रहा है, एक के बाद एक का मतलब होता है एक पहले गिरा और दूसरा एक हमारा फिर बाद में गिरा, इसका मतलब ये होता है। तो मेरे भाई कहता है कि आप ये बता दीजिए कि उनके मध्य समय के सापेक्ष दूरी का अंतराल क्या होगा। तो जाहिर सी बात है मेरे भाई, हम सभी लोग जानते हैं कि जब ऊपर से नीचे अगर कोई भी चीज गिरता है तो हम सभी लोग जानते हैं अगर कोई चीज अगर गिरता है तो अपने आप गिरेगा, अपने आप गिरेगा तो हम कहेंगे प्रारंभिक वेग का मान 0 होगा। जब मेरे भाई वो जमीन पर यहां पर पहुंचता है, जब जमीन पर पहुंचता है तो यहां पर उसकी जो वेलोसिटी होती है, ये वेलोसिटी हम आपको डायरेक्ट बोले थे कि √2gh यूज करिएगा। अगर आपको ये हाइट पता है, अगर यहां से यहां अगर हाइट पता है, क्वेश्चन में यह नहीं बोला कि किस वेग से उसको गिराया जा रहा है, इसका मतलब प्रारंभिक वेग का मान अपने आप 0 मान लेना और यहां से यहां तक पहुंचने में उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो इतना ही होगा। ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो, जब u का मान 0 होगा तब यूज कर सकते हो। अगर मान लेते यहां पर u का मान यहां पर 5 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड कुछ भी होता, तब मेरे भाई आप इस फॉर्मूला का यूज नहीं कर सकते थे, तो वेरिएशन आ जाता। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर यहां पर u का प्रारंभिक वेग का मान अगर 0 है, नहीं कुछ बोला तो u का मान 0 है और यहां से यहां गिरने में इतना ही वेग होगा जब ये हाइट दे रखा है, तो जाहिर सी बात है g की वैल्यू तो हर एक जगह कांस्टेंट होगा, तो जाहिर सी बात है मेरे भाई जो वेलोसिटी होगा वो अंडर हाइट का हमारा h का होगा। ये तो मेरे भाई यहां पर बात हो गया कि अगर हाइट सेम होगा, अगर हाइट सेम होगा तो वेग भी एक समान होगा, हाइट सेम होगा तो वेग एक समान होगा। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है मेरे भाई, जब ऊपर से नीचे गिर रहा होगा तो उस समय तो वेग बढ़ रहा होगा, अगर वेग बढ़ेगा तो हम क्या कहेंगे, तो मेरे भाई हम सभी लोग जानते हैं, हम चाल की बात कर लेते हैं, वेग तो छोड़ो हम चाल की बात कर लेते हैं। मान लेते ये हमारा क्या, तो यहां पर हम चाल की बात कर रहे हैं। अब ये बताइए मेरे भाई कि ये चाल है और ये हमारा क्या, तो कि यहां पर दूरी है और ये हमारा क्या, तो कि ये समय है। हम सभी लोग जानते हैं कि जब ऊपर से नीचे कोई वस्तु गिरेगी तो दूरी हमारा क्या होगा मेरे भाई, अगर कोई वस्तु ऊपर से नीचे अगर गिरेगी तो जाहिर सी बात है समय तो बढ़वे करता है, समय कभी किसी का घटता नहीं है, समय हमेशा बढ़ता जाता है। जब ऊपर से नीचे कोई भी चीज गिरेगी तो समय भी बढ़ेगा और दूरी भी बढ़ेगा, यानी ऊपर से नीचे गिरेगा तो मेरे भाई यहां से दूरी देखेंगे तो नीचे जितना गिरेगा उतना दूरी नीचे जा रहा है गेंद, इसका मतलब है कि हम कहेंगे समय के साथ दूरी बढ़ रहा है, इसका मतलब मेरे भाई समय भी बढ़ रहा है, दूरी भी बढ़ रहा है, ये दोनों बढ़ रहा है और इसके कारण हमारा चाल भी यहां पर क्या होगा, कहेंगे बढ़ जाएगा। तो मेरे भाई आपसे बोला गया है कि यहां पर आपको बताना है समय के सापेक्ष बताना है, यानी इस समय के सापेक्ष बताना है दूरी क्या हो रहा है, तो मेरे भाई समय भी बढ़ रहा है, दूरी भी बढ़ रहा है और चाल भी बढ़ेगा। इसका मतलब है समय के सापेक्ष आपसे दूरी का अंतराल क्या होगा, कहेंगे बढ़ता चला जाएगा, यानी मेरे भाई सदैव वो बढ़ेगा। और इस क्वेश्चन के अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये अलग फंडा था, लेकिन मेरे भाई हम आपको बताना चाह रहे थे कि ऐसा होता है और ये क्वेश्चन आपके इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करें तो इतने पे ही आपका सॉल्यूशन हो गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है एक लड़का जो है वो रेल में यात्रा करते हुए एक गेंद को मेरे भाई यहां से फेंक रहा है, चाल को बाहर से फेंकता है, यानी अंदर से बाहर फेंकता है। अब कहता है कि पृथ्वी की सतह पर एक खड़े लड़के के सापेक्ष, यानी जमीन पर जो खड़ा लड़का उसके सापेक्ष गेंद की चाल क्या होगी। तो जाहिर सी बात है मेरे भाई, गेंद अगर गाड़ी गति में था तो गेंद भी गति में होगा, जिस गति से गाड़ी निकलेगा अगर गेंद को फेंकेगा तो गाड़ी की जो गति है वही गेंद की भी गति उस समय होगी। तो सामने वाला इंसान क्या देखेगा, अगर गाड़ी आगे की ओर जा रहा है, हम प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, गाड़ी आगे जा रही है, कोई गेंद को अगर फेंका, जाहिर सी बात है मेरे भाई अगर गेंद को कोई गिराया तो जिस गति से गाड़ी जाएगी उसी गति से आप कभी मेरे भाई ऐसा करके देखना, हम नहीं चाहते कि आप ऐसा करें, लेकिन आपको अगर कभी शौक है इस चीज को फील करने का तो गाड़ी ट्रेन चलती रहेगी, तुम कूद जाना तो देखना तुम भी उसी गति से तुम आगे जाएगा जिस गति से ट्रेन जा रही है। लेकिन ऐसा काम नहीं करना, एक्सीडेंट होने की संभावना है। तो मेरे भाई आपको ये सिर्फ लॉजिक समझ में आना चाहिए कि अगर हम किसी चीज को फेंकते हैं तो जितनी गति से ट्रेन आगे जाती है उतनी गति से क्या होगा, तो वो हमारा सामान भी नीचे की ओर भागेगा। इसका मतलब दोनों केस में हम कह सकते हैं मेरे भाई यहां पर एक समान वेग दे रखा है क्या, नहीं एक समान वेग नहीं होगा। एक मिनट मेरे भाई, यहां पर एक चीज सापेक्ष गति की बात कर रहा, हाँ यहां पर पृथ्वी की सतह पर जो खड़े लड़के होंगे किसके सापेक्ष बताना है, पृथ्वी की सतह पर। पृथ्वी की सतह पर मेरे भाई जमीन पर तो आदमी कोई खड़ा था, ट्रेन जा रहे थे तो ट्रेन गति में था, हम खड़े थे, तो मेरे सापेक्ष में जो गेंद होगा वो गति में होगा, यानी उसकी गति ज्यादा होगी, तो मेरे भाई एक समान नहीं होगा। आप यहां पर क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि पृथ्वी की सतह पर जो खड़े लड़के हैं उसके सापेक्ष गेंद की चाल क्या होगी। हम खड़े हैं, हम तो बस देख रहे हैं ना, ट्रेन में कोई बैठा हुआ आदमी था वो गेंद को गिराया, अब मेरे भाई जिस रफ्तार से ट्रेन जा रही थी उसी रफ्तार से वो गेंद भी गिरा, तो हमारे सापेक्ष में तो गेंद ज्यादा गति में होगा। इसका मतलब है मेरे भाई हमारे सतह में, पृथ्वी के सतह के खड़े लड़के के सापेक्ष में जो गेंद की चाल होगी वो हमारा अधिक होगी, यानी ये तो हमारा यहां पर करेक्ट हो गया।
अब मेरे भाई बात यह है कि चलो ये तो हमारा ऐसा हो गया, क्या सिर्फ अधिक होगी, समान तो नहीं होगा। अगर हम भी उतनी ही गति से चलते, अगर ट्रेन भी उतनी ही गति से जाती, तो मेरे सापेक्ष तब हम कहते मेरे भाई कि वो हमारा क्या होगा, तो एक समान चाल से चलता। लेकिन यहां पर हम रुके हुए हैं, मेरे सापेक्ष ट्रेन गति में है, तो वैसी परिस्थिति में हमारा ऐसा होगा। तो मेरे भाई हम लोग आंसर करेंगे यहां पर अधिक गति गेंद का होगा मेरे सापेक्ष जब हम रुके हुए होंगे। दूसरी बात क्या हो रही है मेरे भाई, ये भी तो हमारा हो सकता है कि वेलोसिटी से कम, कह रहा है कि मेरे भाई यहां पर भी से कम होगा, यानी कि वेलोसिटी से हमारा कम होगा। तो गेंद भी चाल से बाहर की ओर फेंका जाता है, और कहता है मेरे भाई कि यहां पर पृथ्वी की सतह खरे लड़के के सापेक्ष गेंद की चाल क्या होगी, तो गेंद की चाल भी से कम होगी। ये यहां पर क्या ये सिचुएशन हमारा क्रिएट हो सकता है? मान लेते हैं यहां पर इसको चेक करना पड़ेगा। यहां पर मान लेते कि ये मान लेते कि हमारा कोई गाड़ी है, अरे ट्रेन बोला जबरदस्ती ट्रेन ही नहीं मानेंगे, आप बस भी मान लीजिए, क्या फर्क पड़ता है। आप यहां से क्या कर रहे हैं मेरे भाई, तो गेंद को आप यहां पर बैठे हुए हैं, आप यहां से क्या किए, एक आदमी यहां खड़ा है, एक आदमी मेरे भाई यहां पर प्लेटफॉर्म पर यह आदमी खड़ा है, ये प्लेटफॉर्म पर आदमी ये खड़ा है, ये क्या देख रहा है कि ये गेंद को क्या किया, तो मेरे भाई ये गेंद को ऐसे नीचे गिराया। जब गेंद को आगे की ओर गिराया और हमारी गाड़ी अगर आगे की ओर जा रही है, सतह पर गाड़ी अगर आगे की तरफ जा रही है, तो जाहिर सी बात है ये आदमी क्या देखेगा, तो ये गेंद गति में है। ये गेंद कैसे है मेरे भाई, तो ये गेंद गति में है। ये तो हमारा हो गया, इस आदमी के सापेक्ष में ये गेंद गति में होगा, यानी इस आदमी के सापेक्ष गेंद की गति अधिक होगी। पहला सही हो गया। क्या दूसरा हमारा सही हो सकता है? इसके सापेक्ष अगर देखें तो क्या हमारा ऐसा हो सकता है, पृथ्वी के सापेक्ष खरे लड़के के सापेक्ष गेंद की चाल क्या होगी, तो मेरे भाई पृथ्वी के सापेक्ष गेंद की गति ज्यादा होगी, कम नहीं होगी, ज्यादा ही होगी मेरे भाई। हम लोग यही आंसर करेंगे, यही आंसर इसके करेंगे। वैसे इस क्वेश्चन के जो आंसर्स दिए हुए हैं, आपका दोनों आंसर्स आपको करेक्ट कर रहा है, ये भी सही ये भी सही कह रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से क्वेश्चन के आंसर्स यहाँ पर बी ही होने चाहिए। ठीक है, वैसे इस क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बता दूं, एक से अधिक दिया है, इसको भी सही इसको भी सही कह रहा है। ठीक है, एक बार आप लोग सोचिएगा, देखिएगा कहीं आपको ये इसका कोई लॉजिक या कॉज मिलता है तो आप बताएं। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। एक व्यक्ति पूर्णता कह रहा है, एक व्यक्ति की बात हो रही है, वह पूर्णता चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य में और वह विराम की अवस्था में है। मेरे भाई चिकना बर्फ है, चिकना बर्फ कहने वाला स्मूथ हमारा सरफेस वाला हमारा आइस है, उस पर आदमी खड़ा है। आप मान लीजिए मेरे भाई अगर कोई स्मूथ सरफेस है तो आपका चल पाना मुश्किल होगा, आप बर्फ पे नहीं चल पाएंगे। अगर आपको बर्फ पे चलना होगा तो एक्शन रिएक्शन का कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। अगर आप एक्शन करोगे तो आप रिएक्शन से आगे जा सकते हो। तो मेरे भाई एक्शन रिएक्शन का जो कंसेप्ट है हमारा न्यूटन गति का तीसरा नियम वहां पर लेकर के आता है, इसलिए यही हमारा पॉसिबल हो सकता है। आगे कह रहा है कि यदि किसी निकाय पर, यह क्वेश्चन हमारा अच्छा है, यदि किसी निकाय पर मेरे भाई यहां पर बाह्य बल आघूर्ण कार्य ना करे, इसका मतलब है बल आघूर्ण का मतलब होता है मेरे भाई टॉर्क की हम बात करते हैं। बल आघूर्ण को टॉर्क कहते हैं और इसको टॉस दिखाते हैं, और इस टॉर्क की जो वैल्यू है वो हमारा 0 है, यानी कि वो हमारा टॉर्क नहीं है, चूंकि वो कार्य नहीं कर रहा है। तो आपको कह रहा है कि परिमाण और दिशा में क्या नियत रहेगा ये बताना है। तो मेरे भाई एक बात आप जान लीजिए, अगर हम इस टॉर्क की बात करते हैं ना, तो इस टॉर्क की अगर बात करते हैं तो टॉर्क हमारा ये होता है, चलो हम एक बार लिख देते हैं इसको, ये हमारा टॉर्क होता है। और टॉर्क को हम लोग क्या कहते हैं, तो ये टॉर्क का एक फॉर्मूला आप जानते होंगे मेरे भाई कि आर वेक्टर क्रॉस में हमारा क्या होता है, यहाँ पर एफ वेक्टर होता है, और इसी को हम लोग क्या बढ़ते हैं यहाँ पर आर एफ साइन थीटा के नाम से हम लोग जानते हैं, इंटू एन कैप हमारा होता है। और ये टॉर्क को हम लोग टॉस दिखाते हैं, टॉर्क को मेरे भाई टॉस दिखाते हैं, ये भी हमारा एक वेक्टर ही होता है। तो ये हमारा इस रूप में होता है, लेकिन इसके मैग्नीट्यूड को अगर सिर्फ देखिएगा तो टॉर्क हमारा क्या होता है, यहाँ पर आर एफ साइन थीटा होता है। सिंपली आप पढ़ने के लिए इतना ही जान लीजिए, लेकिन मेरे भाई लिखने का तरीका एफ क्रॉस आर नहीं होगा, आर क्रॉस एफ होता है, आर पहले एफ बाद में होता है, ये हमारा मेन फॉर्मूला होता है। तो इसको मैग्नीट्यूड को अगर लिखें तो उस दिशा से कोई मतलब नहीं, तो हम डायरेक्ट मैग्नीट्यूड कहेंगे आर एफ साइन थीटा होगा। एक तो कहानी ये होता है हमारा टॉर्क का, दूसरा कहानी जो मेरे भाई टॉर्क का होता है वो भी आप जान लीजिए, टॉर्क जो हमारा होता है वो भी ये भी होता है। तो मेरे भाई इस टॉर्क की अगर बात करते हैं तो यहां जो टॉर्क हमारा होगा उसको भी आप ध्यान रखेंगे। यहां जो टॉर्क होता है, यहां पर संवेग में परिवर्तन की दर, मेरे भाई ध्यान रखना, कोणीय संवेग की हम बात कर रहे हैं, कोणीय संवेग में परिवर्तन की जो दर होती है ना, वो भी हमारा टॉर्क ही देता है। कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर भी टॉर्क देता है। तो ये जो क्वेश्चन हमारा है इस पर नहीं बनेगा, ये क्वेश्चन हमारा इस पर बनेगा, आप ध्यान रखेंगे। अब मेरे भाई इसमें बोला गया कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो होगा हमारा इस पर बनेगा, इस पर क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि ये कंसेप्ट अलग है।
हमारा फॉर्मूला अलग है, लेकिन इसके क्वेश्चन जो बनेंगे वो हमारा इसी पर बनेगा। क्वेश्चन में बोला गया कि टॉर्क का मान को क्या करना, तो जीरो करना है। अगर टॉर्क का मान जीरो करेंगे मेरे भाई तो डीएल वेक्टर अपॉन में क्या होता है, यहां पर हमारा dt हो जाएगा। क्या इसको हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि डीएल वेक्टर बराबर जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये इसके साथ गुना होगा तो जीरो कर देगा। और अगर मेरे भाई किसी का भी परिवर्तन को अगर आप जीरो कर रहे हैं, इसका मीनिंग क्या होता है, जैसे मान लेते हैं dx लिखते हैं, तो dx लिखने का तरीका क्या होता है कि dx का मतलब होता है फाइनल x माइनस हमारा इनिशियल x होता है। अगर dp लिखिएगा तो आपको लिखना पड़ेगा फाइनल p माइनस क्या, तो इनिशियल p आपको लिखना पड़ेगा। अगर मेरे भाई यहां पर dm लिखेंगे तो लिखना पड़ेगा यहां पर m फाइनल माइनस m इनिशियल, हमेशा अंतिम माइनस प्रारंभिक को हम लोग घटा के लिखते हैं। अगर मान लेते हैं इसी तरीके से dl लिखा हुआ है तो आपको l फाइनल माइनस में l इनिशियल लेकर के चलना पड़ेगा। तो अगर यहां पर dl का मान अगर जीरो है तो क्या इसको हम लोग ऐसा कह सकते हैं, यहां पर l फाइनल में से L इनिशियल बराबर जीरो लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो लिखने का तरीका होगा। इसी चीज को और क्या कह सकते हैं मेरे भाई, जो L फाइनल हमारा होगा, जो हमारा कोणीय संवेग को L से दिखाते हैं, ये जो हमारा अंतिम कोणीय संवेग होगा, क्या मेरे भाई ये इधर जाएगा तो क्या ये प्रारंभिक कोणीय संवेग के बराबर हो जाएगा। अंतिम कोणीय संवेग प्रारंभिक कोणीय संवेग के बराबर हो जाएगा। जब मेरे भाई अंतिम कोणीय संवेग प्रारंभिक कोणीय संवेग के बराबर हो जाता है तो हम कहेंगे यहां पर कोणीय संवेग संरक्षित है, यानी कि दोनों बराबर, इसमें कोई लॉस नहीं हुआ है। तो हम सीधा कह सकते हैं यहां पर हमारा कोणीय संवेग संरक्षित रहेगा। ऐसे केस में मेरे भाई हम कहेंगे यहां पर क्या संरक्षित रहेगा, तो हम कोणीय संवेग संरक्षण की हम बात करेंगे। कोणीय संवेग संरक्षण की हम बात करेंगे, ये हमारा कोणीय संवेग संरक्षित रहेगा। और इस क्वेश्चन के अगर आंसर करेंगे तो आंसर हमारा यही होगा। ये मेरे भाई क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए ये बेहतर क्वेश्चंस है, हम इसमें टिक आउट करते हैं। ये आपके एग्जाम के लिए मेरे भाई ये एग्जाम आस्किंग क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चंस आपसे कंसेप्ट उठा सकता है। और याद रखना इसके लिए कोणीय संवेग संरक्षित रहेगा, लेकिन याद रखना कि बल आघूर्ण का मान अगर जीरो कर देता है तो क्या नियत रहेगा, तो कोणीय संवेग नियत रहेगा, और यहीं से ही आता है। तो मेरे भाई इसका यहां पर इस्तेमाल नहीं है, इसका इस्तेमाल हमारा यहां पर है। इसको हम लोग यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास मेरे भाई एक रिलेशन यहां पर आ गया कि जो टॉर्क हमारा होता है वो संवेग में परिवर्तन की दर को ही टॉर्क कहते हैं। तो एक रिलेशन हम लोग को यहां पर भी मिल गया, और इस रिलेशन को भी मेरे भाई आप यहां पर ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। इसको हम लोग कोणीय यहां पर एंगुलर मोमेंटम कहते हैं, कोणीय संवेग हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग कोणीय संवेग संरक्षण के प्रिंसिपल पे ये काम करता है। क्योंकि एल हमारा कोणीय संवेग होता है, जो अंतिम है वही प्रारंभिक है, दोनों बराबर है, इसलिए संरक्षित है। आगे चलते हैं। इस रिलेशन पर मेरे भाई क्वेश्चंस आने की संभावना बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं आपको यहां पर बोल देता हूं कि ऐसे क्वेश्चंस को देख करके मेरे भाई फीलिंग आने लगता है कि एग्जाम में देने लायक क्वेश्चंस है, और एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन दे सकता है। और ऐसे में मेरे भाई बहुत सारे बच्चे जो हैं इसमें फंस जाएंगे, उस समय उनका दिमाग ही नहीं काम करेगा। इसलिए छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं, हम जब क्वेश्चन सॉल्यूशन कराते हैं, क्योंकि ये जो हम क्वेश्चन अभी आपको करा रहे हैं ना, इसमें क्वेश्चन हम नहीं सेट कर पाते हैं, ये क्वेश्चंस कोई और सेट करके देता है, उसको जो जो मन होता है वो दे देता है। लेकिन हम आपको बता देना चाहते हैं कि आप सबों के लिए हम इस बार नियुक्ति 4.0 नीचे नियुक्ति 3.0 हमारा चला था, नियुक्ति 4.0 हम आपके लिए लेकर के आए हैं। उसमें भी हम एमसीक्यू ही कराएंगे, और जो एमसीक्यू हम करा रहे हैं उसमें वो हमारा 4000 एमसीक्यू आ रहा है, और 25 सितंबर से वो बैच आपका ऐसे लॉन्च हो चुका है। आप देखिएगा प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर आपको दिख जाएगा, और उसमें आपको डेली बेसिस पर 2-2 घंटा की क्लासेस हम आपको पढ़ाएंगे, और उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस को हम करेंगे। 4000 क्वेश्चन का वो हम पैकेज दे रहे हैं। 4000 क्वेश्चंस मेरे भाई मेरे द्वारा पूरा का पूरा, आप ये समझ लीजिए कि पूरा का पूरा संशोधित किया हुआ क्वेश्चंस आपको मिलेगा। अभी तक का जितना भी क्वेश्चंस हमारे पास है, सभी में से जो बेहतर क्वेश्चंस होंगे, सभी एनसीईआरटी हो, कोई भी सब्जेक्ट की अगर बात करते हैं, सभी से सिलेक्टेड क्वेश्चंस को एक्युमुलेट किए हैं। इसलिए थोड़ा समय लगा, लेकिन बेहतर क्वेश्चंस हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। आप सभी लोग जुड़ करके उस बैच से मेरे भाई एक एक अपनी तैयारी को बहुत अच्छा कर सकते हैं। नियुक्ति 4.0 आप देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर। 4000 क्वेश्चंस आपका बहुत होता है, मेरे साथ कर लीजिएगा तो वो 4000 18-20 तक हम आपको पहुंचा देंगे। बहुत अच्छे तरीके से उसको हम लोग करेंगे। आगे चलते हैं मेरे भाई, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर कह रही है चंदन कुमारी यादव जी, ब्रीफ में इंफॉर्मेशन ही दी है। ठीक है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे बच्चे हैं जो कि एप्लीकेशन पर नहीं पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो कि ऐप पे क्या कहते हैं यूट्यूब पे नहीं पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे यूट्यूब पे पढ़ते हैं तो एप्लीकेशन पे नहीं पढ़ते हैं। तो बहुत तरह की चीजें होती है मेरे भाई, सब तरह के क्वेश्चन हमारे सामने आता है। अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है मेरे भाई, आपको ध्यान रखना है कि गुरुत्वाकर्षण बल दुनिया में, आप ध्यान रखना कि पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तु है उस पर गुरुत्वाकर्षण बल जितना हमारा पृथ्वी लगाएगी, उतना ही गुरुत्वाकर्षण वो वस्तु भी लगाती है। अगर मेरे भाई सूर्य, अगर हम कहेंगे पृथ्वी अगर सूर्य पर गुरुत्वाकर्षण बल अगर 10 लगा रही है, तो
सूर्य भी क्या कर रहा है, पृथ्वी को गुरुत्वाकर्षण अपनी तरफ लगा रहा है, कितना, तो 10 ही लगाएगा मेरे भाई। मैग्नीट्यूड में सेम होता है, दिशा अपोजिट होता है फोर्स का। तो आपको ध्यान रखना है कि पृथ्वी और सूर्य के द्वारा, पृथ्वी और सूर्य पर जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल लगता है मेरे भाई, याद रखना ये दोनों के दोनों बल हमारे क्या होंगे, तो बराबर होंगे। अगर बराबर नहीं होता, पता चलता मेरे भाई पृथ्वी खींचा जाता सूर्य पर और सूर्य खींचा जाता पृथ्वी पर। लेकिन आपको ध्यान रखना दोनों बल के मान यहां पर क्या होंगे, तो बराबर होंगे, ना ज्यादा होगा ना कम होगा, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं अगला, जैसे कि ये पेन है, इस पेन का गुरुत्वाकर्षण बल कितना लगेगा, इसके भार के बराबर लगेगा। अगर इसको पृथ्वी पर रख दीजिएगा तो पृथ्वी के अंदर नहीं घुसेगा, क्योंकि मेरे भाई जितना इस पर लग रहा है, जितना इसका भार है, उतना ही गुरुत्वाकर्षण बल हमारी पृथ्वी लगा रही है। अगर ज्यादा लगाते तो पृथ्वी के अंदर ये धंस जाता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आगे बात करते हैं मेरे भाई, सरल आवर्त गति का जो लक्षण है वो आपको बताना है कि कौन सा इसमें से हमारा होना है। मेरे भाई एक बात आप समझिएगा कि सरल आवर्त गति का लक्षण की बात करते हैं, यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशंस की आपकी बात कर रहा है। अगर मेरे भाई यहां पर सिंपल हार्मोनिक मोशंस की अगर बात करता है, तो इसके लिए सिंपल हार्मोनिक मोशंस का जो कंडीशन है ना, उस कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा। इनके मेरे भाई कंडीशंस क्या है, तो उस कंडीशंस को आप सिर्फ ध्यान में रखिए, आपके काम बन जाएंगे। इनका कंडीशंस, इनके जो शर्त हैं वो शर्त एकदम लागू होना चाहिए। सबसे पहला शर्त यहां पर हम कहेंगे कि अगर एसएचएम अगर कोई वस्तु कर रहा है ना, तो एसएचएम करने के लिए क्या जरूरी होता है, तो एक निश्चित टाइम इंटरवल के बाद अपने पोजीशन को रिपीट करना चाहिए। एक निश्चित टाइम इंटरवल के बाद क्या होना चाहिए मेरे भाई, तो आपको ध्यान रखना है, एक निश्चित टाइम इंटरवल की हम बात कर रहे हैं, एक निश्चित टाइम इंटरवल की हम बात कर रहे हैं, एक निश्चित मेरे भाई टाइम इंटरवल के बाद अपने पोजीशन को अगर कोई रिपीट करता है मेरे भाई, तो हम कहेंगे वो हमारा एसएचएम कर रहा है, अपने पोजीशन को रिपीट करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देख लीजिए मेरे भाई, आप यहां पर देख लीजिए, जैसे घड़ी है, तो घड़ी की कोई भी सुई उठा करके आप ले लीजिए, जरूरी नहीं कि मिनट हैंड ही होगा, घड़ी में कोई भी सुई उठा करके आप ले देख लीजिए मेरे भाई। अगर यहां पर 12 है तो यहां पर 6 होगा, यहां पर 3 है तो यहां पर 9 होगा। इसमें से कोई भी सुई आप उठाकर, जैसे मान लेते आवर हैंड है, मिनट हैंड की भी वही कहानी होगी, सेकंड हैंड की भी वही कहानी होगी। तो मेरे भाई अगर ये 12 पे चलना शुरू किया है, तो जाहिर सी बात है कि फिर 12 घंटे के बाद फिर ये सुई यहीं आएगी, फिर 12 घंटे के बाद फिर यहीं आएगी। एक निश्चित समय इंटरवल का, एक निश्चित टाइम इंटरवल के बाद, यानी 12 घंटे के बाद फिर से सुई अपनी पोजीशन को रिपीट कर रही है। हर एक 12 घंटा पर 12 पर नजर आएगा ये वाली सुई। इसका मतलब है मेरे भाई, हम यहां पर कह सकते हैं ये हमारा एसएचएम कर रहा है। ये क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ये इसके कंडीशंस होते हैं, इस कंडीशंस को आप ध्यान रखेंगे। दूसरी बात ध्यान रखना मेरे भाई, अगर कोई एसएचएम कर रहा है ना, तो उस एसएचएम का अपना एक इक्वेशन होता है, और एसएचएम का जो इक्वेशन होता है मेरे भाई, वो हमारा क्या होगा, तो y इक्वल टू हमारा a sin ओमेगा टी होता है। y इक्वल टू हमारा क्या होता है, a sin ओमेगा टी होता है। और इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे, जहां पर मेरे भाई a की अगर हम बात करते हैं ना, तो यहां पर a हमारा एम्पलीट्यूड को बताता है। a किसको बताता है, एम्पलीट्यूड को बताता है। और एम्पलीट्यूड कहने का मतलब यहां पर आयाम की हम बात करते हैं, ये डायरेक्ट आप कह सकते हैं। और ओमेगा की अगर बात करते हैं मेरे भाई, ये जो ओमेगा दे रखा है, ये कहीं ना कहीं मेरे भाई यहां पर फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। ये किसको, तो कहेंगे यहां पर फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। और फ्रीक्वेंसी कहने का मतलब है, हम आवृत्ति की बात करेंगे, ये हमारा आवृत्ति को रिप्रेजेंट करता है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। बाद बाकी मेरे भाई क्वेश्चन तो अपने आप बन जाएंगे। अब ये बताइए कि सरल आवर्त गति का लक्षण क्या होता है। अगर अच्छा ये कह रहा था क्या, सिंपल हार्मोनिक मोशन, एसएचएम की बात कर रहा था क्या, ओहो ओ सॉरी मेरे भाई, एसएचएम की अगर बात कर रहा था, ये मैंने आपको क्या बताती है। यहां पर आपको ध्यान रखना, हम पीरियोडिक मोशन का ये कंसेप्ट आपको बता दिए मेरे भाई, ध्यान नहीं रहा। ये यहां पर पीरियोडिक मोशंस के बारे में हमने आपको बता दिया। हमने आपको क्या बताया, तो यहां पर पीरियोडिक मोशंस के बारे में मैंने बता दिया। सॉरी मेरे भाई, यहां पर पीरियोडिक मोशंस को हम लोग आवर्त गति कहते हैं, इसको हम लोग आवर्ती गति कहते हैं। ये हमारा कैसी गति, तो कहेंगे ये आवर्ती गति का हमारा एग्जाम्पल था। सॉरी मेरे भाई, ये आवर्ती गति का हमारा एग्जाम्पल था। और आवर्ती गति के लिए मेरे भाई, ये तो एसएचएम का इक्वेशन हमारा है, इसको हटा देते हैं, ये एसएचएम का इक्वेशन हमारा होता है। आवर्ती गति का ये कंडीशंस है, अगर आवर्ती गति कोई कर रहा है तो ये चीज आपको फॉलो करना पड़ेगा। एक दोलन गति होता है जिसको ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। तो दोलन गति जो ऑसिलेटरी मोशन होता है मेरे भाई, उसकी अगर हम बात करते हैं, तो याद रखना कि उसमें क्या होता है कि टू एंड फ्रो का मोशन होता है। एक बार आगे जाएगा तो पीछे भी आएगा, आगे जाएगा पीछे भी आएगा, और एक निश्चित टाइम इंटरवल पर मेरे भाई अपनी पोजीशन को रिपीट भी करता है। तो अगर एसएचएम करने वाला जो सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी कि जो हमारा सिंपल पेंडुलम की हम बात करते हैं, वो देखिएगा आगे जाएगा पीछे आएगा, आगे जाएगा पीछे आएगा, इसका मतलब वो दोलन गति करता है। वो क्या कर रहा है मेरे भाई, तो दोलन गति कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। अगर वो टू एंड फ्रो मोशन करता है, तो जाहिर सी बात है मेरे भाई, अगर वो टू एंड फ्रो मोशन करेगा, तो हम कहेंगे वो हमारा कैसा गति में होगा, तो ऑसिलेटरी मोशन में होगा।
वो कैसे गति में होगा, तो ऑसिलेटरी मोशन में होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और एक निश्चित टाइम इंटरवल के बाद अपने पोजीशन को अगर वो रिपीट भी कर रहा है, यानी कि जा रहा है आ रहा है, 1 सेकंड उसको जाने में लगा तो 1 सेकंड आने में, 1 सेकंड जाने में 1 सेकंड आने में, तो सिंपल पेंडुलम की यही कहानी होती है मेरे भाई। उसका आवर्तकाल फिक्स होता है, 1 सेकंड जाने में तो 1 सेकंड आने में, 1 सेकंड जाने में 1 सेकंड आने में, इस तरीके से वो चलता रहता है। यानी एक निश्चित टाइम इंटरवल के बाद अगर वो अपने पोजिशन को रिपीट कर रहा है और साथ ही साथ अगर टू एंड फ्रो मोशन दोनों कर रहा है, तो हम कहेंगे मेरे भाई हमारा आवर्ती गति भी है और दोलन गति भी होगा। तो आपको ध्यान रखना है, यहां पर सरल आवर्त गति कहने का मतलब मेरे भाई यहां पर सिंपल पेंडुलम की हम बात करेंगे। हम किसकी बात करेंगे, तो यहां पर सिंपल पेंडुलम की हम बात करेंगे। हम किसकी बात कर रहे हैं मेरे भाई, तो यहां पर क्वेश्चन एक्चुअली में सिंपल पेंडुलम पर क्वेश्चंस पूछा गया है, और सिंपल पेंडुलम को हम कहते हैं सरल आवर्त गति करता है। अब यहां पर ध्यान रखना, जो सिंपल पेंडुलम हमारा होगा तो मेरे भाई ये कैसा गति करेगा, एक निश्चित टाइम इंटरवल के बाद अपने पोजीशन को रिपीट करेगा, तो ये आवर्ती गति भी करेगा। साथ ही साथ हम कहेंगे ये हमारा दोलन गति भी करेगा, क्योंकि दोलन गति के लिए हम लोग को पता है कि टू एंड फ्रो का मोशन होता है, ये दोनों करेगा। तो मेरे भाई हम यहां पर कह सकते हैं ये आवर्ती गति तो करेगा, हमारा दोलन गति भी करेगा, ये भी करेगा। अब दूसरी बात है मेरे भाई, यहां पर ये दिखा हुआ है कि अगर हम लोग ये बताने कि इसके त्वरण की अगर हम बात करते हैं, वो विस्थापन के समानुपाती, क्या ये सही है? आपको मेरे भाई मैं बता देना चाहता हूं कि अगर हमारा कोई एसएचएम होता है, उस एसएचएम का इक्वेशन हमारा यहां पर होता है। चलो हम यहां बता देते हैं, एसएचएम का हमारा एक इक्वेशन होता है, और उस एसएचएम के इक्वेशंस की अगर हम बात करते हैं तो y इक्वल टू हमारा ए साइन यहां पर ओमेगा टी होता है, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी होता है। इसको मेरे भाई एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी मिलेगा, और वेलोसिटी हमारा कितना होगा कि यहां पर ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी के रूप में हमारा हो जाता है। डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इधर भी कर रहे हैं तो इधर भी करेंगे। पोजीशन को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो वेग दे देगा, और वेग को एक बार और कर देंगे मेरे भाई यहां पर, तो हमें एक्सेलरेशन देगा यहां पर, और एक्सेलरेशन देगा। लेकिन मेरे भाई कॉस थीटा का अगर हम लोग डिफरेंशिएशन अगर करते हैं तो माइनस साइन थीटा आता है, इसलिए ये हमारा क्या होता है यहां पर ए ओमेगा एक ओमेगा स्क्वायर हमारा कितना कहेंगे यहां पर ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी हमारा यहां पर हो जाएगा। क्या इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं मेरे भाई, यहां पर माइनस ओमेगा स्क्वायर को हम आगे बिठा देते हैं, ये माइनस हमारा सॉरी यहां पर हम क्या करते हैं तो यहां पर माइनस के साथ ओमेगा स्क्वायर को रख देते हैं, और अगर ए को यहां देखिए साइन ओमेगा टी के साथ अगर कर देंगे तो ए साइन ओमेगा टी को तो हम लोग यहां पर वाई कह देते हैं, हम लोग इसको ऐसा कह सकते हैं। अब जो ये एक्सेलरेशन हमारा होगा मेरे भाई, ये विस्थापन का ये दूरी है, ये हमारा एक्सेलरेशन जो विस्थापन का समानुपाती हो जाएगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरे भाई ये स्टेटमेंट हमारा सही है कि त्वरण की हम बात करते हैं विस्थापन का समानुपाती है, यानी जो एक्सेलरेशन हमारा होता है ये समानुपाती हमारा विस्थापन y का होगा। क्योंकि एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला आपको याद रखना है कि जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमारा होता है, ये एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला हमारा होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर हमारा y होता है। तो ये ओमेगा जो है हमारे भाई यहां पर कांस्टेंट है, अगर ये कांस्टेंट होगा तो हम कहेंगे समानुपाती का रिलेशन होगा, इसलिए कहेंगे ये स्टेटमेंट हमारा यहां पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये चीज हमारा करेक्ट है। गति माध्य स्थिति की बात करता है मेरे भाई, जब सिंपल पेंडुलम की अगर हम बात ही कर ही रहे हैं तो आपको ध्यान रखना कि सिंपल पेंडुलम एक्चुअली में यहां पर आपका जो सिंपल पेंडुलम होता है ये इस तरीके से मेरे भाई सिंपल पेंडुलम करता है, इसको माध्य स्थिति कहते हैं। ये ऊपर भी जाएगा यानी ऐसे ऊपर जाएगा फिर वापस आता है ऐसे करके, तो ऐसे से हमारा करेगा, इसको हम लोग कहेंगे सिंपल पेंडुलम। तो माध्य स्थिति किसको बोलेंगे मेरे भाई, तो इस पोजीशन को हम लोग माध्य स्थिति कहते हैं। ये कैसा स्थिति है तो कहेंगे इसको हम लोग यहां पर माध्य स्थिति कहते हैं। और आपको ध्यान रखना है कि मीन पोजीशन जो माध्य स्थिति होती है मेरे भाई कह रहा है कि इसके गति माध्य स्थिति अथवा साम्यावस्था के परितः सरल रेखीय होती है। क्या ये सही स्टेटमेंट है या गलत है? तो मेरे भाई माध्य स्थिति के परितः अगर कह रहा है तो डिस्प्लेसमेंट का मान हमारा 0 हो जाएगा, और कहेंगे यहां पर हमारा क्या होगा मेरे भाई, दो स्टेटमेंट तो हमारा यहां पर सही, ए और बी तो हमारा सही है। वैसे इस क्वेश्चन के जो आंसर्स यहां पर दे रखे हैं ना, वो क्वेश्चंस का आंसर्स हमारा क्या दे रखा है मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर डी दिया, यानी कि एक से अधिक आंसर्स होना है। ऐसे ये स्टेटमेंट तो हमारा यहां पर करेक्ट है, इस स्टेटमेंट की कहानी ही नहीं है, ये स्टेटमेंट हमारा दोनों के दोनों सही है। गति के माध्य स्थिति अथवा साम्यावस्था यानी कि माध्य स्थिति की बात कर रहा है, उसके पास सरल रेखीय गति करती है, सरल रेखीय गति करती है, यानी कि इसकी जगह पे कह रहा है कि सरल रेखीय गति करती है, ये आपसे पूछा रहा है। सरल रेखा गति मेरे भाई सीधी रेखा में गति करेगा माध्य स्थिति में, तो ये तो हमारा पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा ऊपर जाता है नीचे आता है, तो ये सरल रेखी गति नहीं होगा। ये आपका स्टेटमेंट कहीं ना कहीं गलत है। पहला और दूसरा सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी के साथ जाइए, क्योंकि दो स्टेटमेंट आपसे पूछ रहा था। पीरियोडिक मोशन का ये कहानी होता है जो मैंने आपको बताया, घड़ी हमारा आवर्ती गति करता है। आगे चलते हैं मेरे भाई, जो हमारे हर्ट मसल्स होते हैं, हर्ट के जो मसल्स होते हैं मेरे भाई, अगर हर्ट की अगर हम बात करते हैं तो आपको एक बात मैं बता देना चाहता हूं कि जो हर्ट होता है मेरे भाई वो आपका
बिना कुछ कहे अपने आप चलते रहता है। और जो हार्ट की मसल्स की हम बात करते हैं वो कैसी होती है, तो मेरे भाई ब्रांच होता है, उसमें बहुत सारी शाखाएं होती है, यानी आपको ध्यान रखना वो शाखा युक्त होगा, बेलनाकार भी होता है, गोलाकार बेलनाकार होगा, उसमें मेरे भाई यहां पर एक ही न्यूक्लियस होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये हमारा आंसर करेंगे, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। आगे मिलान करना, और ये तो सबसे आसान है, हम सभी लोग जानते हैं मेरे भाई कि सीरा जो होता है, जो वेन्स होता है, उससे अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, यानी मेरे भाई ऑक्सीजन रहित यानी ऑक्सीजनहीन आप कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के हमारा ब्लड जाता है। तो ध्यान रखना मेरे भाई, सीरा की अगर बात करते हैं तो ये हमारा क्या करेगा, अशुद्ध रक्त का प्रवाह करेगा। और अशुद्ध रक्त कहने का मतलब मेरे भाई ऑक्सीजन रहित रक्त का संचरण करता है। ऑक्सीजन रहित कहने वाला ऑक्सीजन नहीं लेके जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के जाएगा। और आर्टरी क्या करता है मेरे भाई, तो ऑक्सीजन लेकर के जाता है, इसलिए ऑक्सीजन युक्त रक्त को लेकर के जाएगा। तो ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित में अंतर है। अगर ऑक्सीजन रहित है इसका मतलब ऑक्सीजन नहीं है उसमें, और ऑक्सीजन युक्त है इसका मतलब उसमें ऑक्सीजन है। तो ये ऑक्सीजन अगर है तो इसका मतलब ये शुद्ध रक्त का हो गया। ये मेरे भाई क्या होगा कि यहां पर हमारा ये शुद्ध रक्त को रिप्रेजेंट करता है। और अगर ऑक्सीजन रहित बोल दिया इसका मतलब ये अशुद्ध रक्त की बात कर रहा है। और अशुद्ध रक्त कहने का मतलब है मेरे भाई उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगा। तो जाहिर सी बात है कि जो सीरा होता है, जो हमारे शरीर में वेन्स है, वो अशुद्ध रक्त का प्रवाह करता है, और जो धमनी होता है मेरे भाई वो अशुद्ध रक्त का प्रवाह करता है। तो हम लोग यहाँ पर 3 का यहाँ पर 2 का सी कहेंगे, और यहाँ पर 3 का यहाँ पर हम लोग बी कहेंगे। तो 3 का बी है, 2 का सी है, 3 का बी, 2 का सी, 3 का बी, 2 का सी, 3 का बी तो यहाँ है, ये नहीं है, 3 का बी यहाँ है, और 2 का सी यहाँ पर है, नहीं है। तो मेरे भाई 3 का बी, 2 का सी, यानी कि 1 का ए होगा। और हार्ट हमारा क्या करता है मेरे भाई, हार्ट हमारा हमारे शरीर में हर एक जगह क्या करता है, ब्लड को भेजता है, और हार्ट हमेशा पंप करता है ब्लड को। तो आप ध्यान रखेंगे, ये हमारा क्या होगा, तो यहाँ पर 1 का ए हो जाएगा, यानी कि आप ए सी बी आप आंसर करेंगे, और ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन दे रखा है मेरे भाई, यहां पर युग्मक की बात करें, इसको जायगोट की हम बात करते हैं, और सॉरी यहां पर युग्मक की बात करता है, गैमेट्स की बात करता है। एक बात आप जान लीजिए मेरे भाई कि अगर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट्स की अगर बात करता है, ये बात आपको ध्यान रखना है, अगर हम मेल गैमेट्स की अगर बात करते हैं, अगर मेरे भाई मेल गैमेट्स की बात करते हैं तो वो स्पर्म को मेल गैमेट्स कहते हैं। मेल गैमेट्स किसको बोलते हैं, तो आप याद रखना मेरे भाई स्पर्म को कहते हैं। और दूसरी बात यहां पर ध्यान रखना है, अगर हम फीमेल गैमेट्स की अगर बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, तो यहां पर हम फीमेल गैमेट्स की बात करते हैं मेरे भाई। जो फीमेल गैमेट होता है इसको हम लोग यहां पर ओवम कहते हैं। तो एक तो हमारा स्पर्म हो गया, दूसरा ओवम हो गया। अब कहता है इनका संलयन कराना है, यानी इन दोनों को मेरे भाई यहां पर संलयन कराना है। तो यहां पर मेरे भाई क्या होगा, तो कहेंगे यहां पर फर्टिलाइज होगा। ये आपस में क्या होगा, एक दूसरे से यहां पर क्या होगा मेरे भाई, तो कहेंगे यहां पर फर्टिलाइज होगा। और जब फर्टिलाइज होगा तो इसी को हम लोग निषेचन कहते हैं। इसी को क्या बोलेंगे, तो इसी को हम लोग यहां पर निषेचन कहते हैं। और फर्टिलाइज होने के बाद मेरे भाई किसका निर्माण करेगा, क्योंकि ये हमारा फिर यहां पर जायगोट का निर्माण करता है। फर्टिलाइज होगा तो जायगोट, जायगोट को हम लोग क्या बोलते हैं, युग्मनज के नाम से हम लोग जानते हैं। जायगोट को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई, तो यहां पर इसको हम लोग युग्मनज कहते हैं। जायगोट कहने का मतलब हमारा क्या होता है, यहां पर हम युग्मनज की बात करते हैं, जायगोट का निर्माण करता है। तो फर्टिलाइज करने के बाद तीर का निशान देखिए, इसके बाद ये हो रहा है, तो मेरे भाई यहां पर जायगोट का यहां पर युग्मनज का निर्माण करता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि युग्मक का संलयन हो रहा है, गैमेट्स का संलयन हो रहा है। तो मेरे भाई जब गैमेट्स का संलयन होगा तो किसके रूप में परिभाषित किया गया, तो जाहिर सी बात है मेरे भाई हम यहां पर क्या करेंगे, तो अंडे के साथ शुक्राणु का संलयन को कहेंगे। यानी संलयन का मतलब है कि दोनों फर्टिलाइज हमारा होगा, स्पर्म और ओवम जब फर्टिलाइज होगा उसकी बात कर रहा है, क्योंकि युग्मक संलयन की बात कर रहा है। युग्मक मेरे भाई गैमेट्स को कहते हैं, मेल गैमेट्स को हम लोग यहां पर युग्मक कहेंगे, ये गैमेट्स है, गैमेट्स को युग्मक कहते हैं। युग्मनज हम लोग जायगोट का कहते हैं, इसको युग्मनज कहते हैं। ये युग्मक कहलाता है, ये युग्मक है, ये युग्मक है, ये मेल, ये हमारा फीमेल होता है। जब दोनों संलयित होगा, जो मेरे भाई कंबाइंड करेगा, तो हम कहेंगे उसमें अंडे के साथ शुक्राणु, अंडा हमारा फीमेल का हो गया और शुक्राणु मेल का हो गया, और इन दोनों का संलयन हमारा कहलाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपके करेक्ट हो जाएंगे। एक्चुअली इसके क्वेश्चन के भाषा, क्वेश्चन में दम नहीं था, लेकिन इसके भाषा में मेरे भाई दम था, और इसलिए भाषा के हिसाब से क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं, मनुष्य के लक्षणों में कि वंशागति के नियम की अगर बात करते हैं मेरे भाई, तो वंशागति के नियम नीचे वर्णित कुछ तत्वों पर आपको दिखाया गया है, और इन तत्वों में से एक के अलावा सही सही है, गलत विकल्प का चयन करना है। तो आप पढ़ते रहिए इसको बैठ करके। कहता है कि माता और पिता दोनों बच्चे के लिए समान मात्रा में अनुवांशिक पदार्थों का योगदान करते हैं। बिल्कुल सही बात है, मेरे मेल और फीमेल, माँ और बाप दोनों अगर यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं, तो दोनों का मेरे भाई यहाँ पर हम कहेंगे जो गुण होते हैं, जो जेनेटिक गुण होंगे दोनों के, वो हम कहेंगे 50-50% आता, आधा आधा दोनों का हिस्सा होता है। तो मेरे भाई समान मात्रा में कहेंगे बच्चे के लिए समान मात्रा में माता और पिता का, यानी दोनों का जाएगा, इसका मतलब 50-50% होगा। तो कहीं ना कहीं मेरे भाई ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन आपको
तो गलत खोजना है ना, तो ये तो हमारा सही है। आगे देखते हैं, प्रत्येक लक्षण के लिए प्रत्येक बच्चे में 2 संस्करण होना चाहिए। मेरे भाई हम लोग जानते हैं यहां पर 2 संस्करण होना जरूरी होगा, एक तो F1 जनरेशन, एक F2 जनरेशन। मेरे भाई यहां पर हम कहेंगे 2 संस्करण होना जरूरी होता है। 2 संस्करण कहने का मतलब होता है कि मेल गैमेट्स टूटेगा, फीमेल गैमेट्स भी टूटेगा, और उसके बाद मेरे भाई इस तरह से बच्चे की हम बात करते हैं कि यहां पर बच्चा हमारा बेटा होगा कि बेटी होगी, वो डिसाइड होता है। मेरे भाई यहां पर 2 संस्करण होता है, 2 गैमेट्स में टूटता है तब हमारा इस तरीके से संस्करण होता है, तब हमारा होता है। तो एक बच्चे के लिए, प्रत्येक बच्चे के लिए कितना संस्करण होना जरूरी होता है? तो मेरे भाई 2 होना जरूरी होता है। ये बात आपको ध्यान रखना, ये सही है। प्रत्येक बच्चे के लिए कह रहा है यहां पर एक में ही काम चल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो मेरे भाई ये गलत था, तो गलत आंसर करेंगे, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। जैसे फीमेल का जो फीमेल गैमेट्स में अगर देखेंगे तो फीमेल का क्रोमोसोम हमारा XX होता है तो वो भी 2 पार्ट्स में टूटेगा, मेल का भी XY होगा तो वो भी टूटेगा, और उसके हिसाब हमारा क्या होगा कि यहां पर क्रॉस कराते हैं तब वो पता चलता है कि मेल होगा कि फीमेल होगा। आगे चलते मेरे भाई, अगला आपको मिलान करना और बताना कि इसमें से कौन सा सही है। एक तरफ तो आपको दे रखा है कि एयर पोल्यूटेंट्स की बात कर रहा है, और दूसरी तरफ कह रहा है मेरे भाई उसके कारक हैं, उसके कारण क्या है, तो वो ऐसा। तो अगर ये एयर पोल्यूटेंट्स है तो इसके कारण कौन सा बीमारी हो सकता है? मेरे भाई हम सभी लोग जानते हैं एस्बेस्टस का जो धूल होता है, इससे क्या होता है मेरे भाई? एस्बेस्टस से अस्थमा होता है, लंग्स की बीमारी होती है, फेफड़े की बीमारी होगी। तो मेरे भाई हम लोग सांस लेंगे, और देखिएगा जो भी एस्बेस्टस वगैरह जो हमारा इस इंडस्ट्री में काम करता है उनको जनरली लंग्स कैंसर वगैरह होने की संभावना होती है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो मेरे भाई ये हमारा हो गया। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करते हैं, जो अगर धूम्रपान लोग करता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड मेरे भाई जलने के बाद कार्बन मोनोऑक्साइड वो धुआं निकलता है, और वो धुआं अगर हमारे हीमोग्लोबिन के साथ जाएगा तो चिपक जाता है, वो बाहर नहीं निकल पाता है, और ये भी हमारा कैंसर का कारण बनेगा, लेकिन ये ब्लड कैंसर कर देता है। तो मेरे भाई डी का क्या होगा? तो कहेंगे डी का हमारा 4 मैच कर गया। और एस्बेस्टस की अगर हम बात करते हैं, ये हमारा क्या करेगा? तो लंग्स कैंसर करेगा, तो ये हमारा यहां पर हम कहेंगे यह 3 का कारण हो गया। तो ए का 3 डी का 4 हो गया। तो ए का 3 डी का 4 आप देख लीजिए, तो डी का 4 यहां है, डी का 4 यहां, डी का यहां पर नहीं होगा। और ए का क्या है मेरे भाई? 3 है, तो ए का 3 यहां, ए का 1 यहां पर, तो यही आंसर होने की संभावना, आंसर हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। और इसके बाद मेरे भाई हम सभी लोग जानते हैं कि अगर लेड की बात करते हैं, पाड़ा की बात करते हैं, तो मेरे भाई जो पाड़ा मरकड़ी होता है, इससे मिनीमाता डिजीज होता है, इससे हम कहते हैं मेरे भाई स्टमक का ये डिजीज होता है, हम कहेंगे यहाँ पर उदर का हो जाएगा। और जो सीसा लेड होता है मेरे भाई, हम लोग जानते हैं कि टेट्रा इथाइल लेड जो होता है, जो कि हमारा एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी रखता है, उसका इस्तेमाल हम लोग गाड़ी में, पेट्रोल वगैरह में नहीं यूज करते हैं, नहीं तो हमारे ब्रेन पर असर डालता है। तो आप ध्यान रखिए मेरे भाई, इस तरीके से हम कहेंगे यहाँ पर बी का 1 हो जाएगा, तो बी का यहाँ पर 1 हो गया, और सी का 2 और डी का 4, आंसर करेंगे बी आपका करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं मेरे भाई, अगला क्वेश्चन आपका ऐसे ही दे रखा है, ये सब टेम्परेचर देकर के आपको गुमराह कर रहा है। कह रहे कि एक मेरे भाई सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, जिसको बनाने के लिए 36 ग्राम हम सोडियम क्लोराइड लिए, NaCl की मात्रा 36 ग्राम है, और 100 ग्राम जल में हम क्या कर रहे हैं? तो उसको मिला रहे हैं। इसका मतलब जो पानी की मात्रा है वो ज्यादा है, वो हमारा विलायक होगा, और जो नमक की मात्रा है वो हमारा 36 ग्राम है, वो हमारा विलेय है। और आपसे मेरे भाई सांद्रता का परसेंटेज पूछा गया, बताइए सांद्रता का परसेंटेज कितना होगा? तो मेरे भाई हम लोग जानते हैं कि परसेंटेज अगर कभी भी अगर सांद्रता का कैलकुलेट करेंगे, तो जो विलेय कम मात्रा में होगा उसको ऊपर में रखेंगे, और विलयन कहने का मतलब है कि हम लोग इसको और इसको मिला देंगे, इसको और उसको मिला देंगे, यानी विलेय और विलायक को मिला देंगे, तो 100 जोड़ 36 यानी 136। परसेंटेज में निकालना तो इससे गुना कर देंगे। आप देखिएगा मेरे भाई, इसको कैलकुलेट करिएगा, ये शायद इसकी वैल्यू यहां पर कितना, तो कहेंगे यहां पर हमारा 26.47% आएगा, जो कि यहां पर सांद्रता हमारा होगा। लेकिन इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं, आंसर हमारे इतने होते हैं। क्योंकि ये हमारा 27 से ज्यादा है, इसलिए इसको कंसीडर नहीं करेंगे, हम लोग यही आंसर करेंगे, एग्जैक्ट आंसर यही करेंगे। आगे चलते हैं मेरे भाई, इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है क्या? यहां पर मेरे भाई आपको जो दे रखा है, कुछ चीज यहां पर छोड़ रखा है, यहां पर प्लस पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन के जो रिएक्शंस है मेरे भाई, हमें लग रहा है कि यहां पर कुछ ऐसा होगा, ठीक है। इससे हमारा क्या, तो ये दोनों बनेगा, यानी कि अपघटन अभिक्रिया हो गया। एक्चुअली में रिएक्शन हमारा यहां से यहां तक ही है। अब आपको कह रहा है कि KClO3 के पक्ष में, यानी कि इधर के पक्ष में कह रहा है क्या हो रहा है? K का ऑक्सीकरण हो रहा है, या फिर Cl का अपचयन हो रहा है, या O ऑक्सीकारक के रूप में ऑक्सीकरण हो रहा है, या O का ऑक्सीजन का अपचयन हो रहा है। तो मेरे भाई आपको ये रिएक्शंस लिखना है। सबसे पहले तो इस रिएक्शंस की अगर हम बात करते हैं, तो ये हमारा क्या, तो कहेंगे 2KClO3 ऐसे लिखाएगा। और जब इसका अपघटन करा दिए मेरे भाई, गर्म करके जब इसको तोड़े, तो इससे क्या बना मेरे भाई? तो 2KCl बना। और क्या बना मेरे भाई? तो यहां पर 3 गो ऑक्सीजन हमारा, 6 गो ऑक्सीजन हमारा निकला। ये कम रिएक्शन हमारा है। हम लोग को इसमें से देखना KClO में किसका
ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन हुआ। तो मेरे भाई एक चीज आप यहां पर देखेंगे, अगर इसको चेक करना होगा तो हम लोग चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे, चलिए यहां पर। अब जाहिर सी बात है कि हम लोग क्या करेंगे, जैसे क्लोरीन का चेक करना तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करेंगे। तो आप यहां पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कीजिए और यहां पर भी चेक करना पड़ेगा। तो मेरे भाई यहां पर अगर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करेंगे तो जाहिर सी बात है, अगर यहां पर क्लोरीन का निकालेंगे तो क्लोरीन के लिए तो एक्स मानना पड़ेगा। क्लोरीन के लिए कितना मानना पड़ेगा मेरे भाई, एक्स मानना पड़ेगा। और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो हमारा -2 होता है, लेकिन कितने ऑक्सीजन है तो कहेंगे 3 है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। पावर में कुछ नहीं तो हम 0 के बराबर कर देंगे। पोटासियम है तो पोटासियम का हमारा कितना होगा, तो यहां पर +1 होगा। लेकिन मेरे भाई एक बात ध्यान रखना है, ये 2 से मल्टीप्लाई भी है। ये किससे मल्टीप्लाई, तो ये 2 से मल्टीप्लाई भी है। अगर इसको 2 को इन करेंगे तो ये -2 हो जाएगा, प्लस में हमारा 2x हो जाएगा, प्लस में मेरे भाई ये कितना, तो -6 हमारा होगा। और -6 दूनी कितना, तो कहेंगे यहाँ पर माइनस हमारा 12 हो जाएगा और ये बराबर में 0 हो जाएगा। और 2x की जो वैल्यू हमारी होगी, सॉरी ये पोटासियम का तो +1 होगा मेरे भाई, ये +1 होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 12 उधर जाएगा और 12 में से 2 घट जाएगा तो 10 होगा। 10 से यानी कि 2x बराबर हमारा 10 होगा, तो x बराबर हमारा कितना, तो यहाँ पर 5 होगा। यानी कि यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट मेरे भाई +5 है। अब यहां पर निकाल कर देख लीजिए, अगर आप केसीएल में अगर देखना चाहते हैं, 2 केसीएल की बात कर रहे हैं, अगर मेरे भाई इसका देखना चाहते हैं तो आप कहेंगे सर इसको x मान लेंगे और बराबर में 0 कर देंगे, चूंकि पावर में कुछ है नहीं तो 0 कर देंगे। और हम पोटासियम का जानते हैं कितना होता है, तो पोटासियम का हमारा 1 होता है। लेकिन मेरे भाई 2 से गुना, तो 2 से गुना भी कर देंगे। आप 2 को इन कर दीजिए इसके अंदर, तो ये हमारा यहाँ पर 2 हो जाएगा। और 2 में यहाँ पर हम कहेंगे यहाँ 2x हो गया बराबर 0, और 2x की जो वैल्यू होगी हमारा कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो -2 इधर जाएगा और x की वैल्यू यहाँ पर -1 आ गया। तो मेरे भाई यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा +5 है, तो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है और यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा क्लोरीन का कितना हो गया, तो यहां पर -1 हो गया। तो जाहिर सी बात है मेरे भाई, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, यहां इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो हम लोग देखेंगे इस क्लोरीन के केस में क्या देखेंगे, तो मेरे भाई यहां पर हमारा इलेक्ट्रॉन, ये क्लोरीन हमारा गेन कर रहा है, तो मेरे भाई ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, इसी की तरफ देखना है। क्योंकि ये लूज कर रहा है, इस पर प्लस है इस पर माइनस है, तो मेरे भाई यहां पर इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, यहां पर इलेक्ट्रॉन का, यहां पर इसमें इस क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो इसको हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। इसको क्या कहेंगे मेरे भाई, तो इसको हम लोग यहां पर ऑक्सीडेशन कहते हैं, और ऑक्सीडेशन को हिंदी में हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग यहां पर ऑक्सीकरण के नाम से जानते हैं। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। तो मेरे भाई हम यहां पर सीधा सीधा कहते सकते हैं कि ऑक्सीजन का हमारा क्या होगा, यहां पर हम कहेंगे जो तीसरा स्टेटमेंट हमारा दे रखा है, तो यहां पर अपचयन दे रखा है, ऑक्सीकरण हमारा क्लोरीन का अपचयन हो रहा है। ऑक्सीकरण, अपचयन, उपचयन में हमको लग रहा है मेरे भाई कि अपचयन नहीं होगा, उपचयन होता है। ऑक्सीकरण अगर होता है ना तो इसको उपचयन कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग उपचयन कहते हैं। और अगर अवकरण होता है तो उसको अपचयन कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना थोड़ा सा। यहाँ पर उपचयन होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो जाहिर सी बात है, इस क्लोरीन का जो है, इस क्लोरीन का क्या हुआ मेरे भाई, इलेक्ट्रॉन लूज किया। ये इसको देखेंगे क्योंकि इसके साइड में पूछ रहा है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन लूज किया। अगर यहां से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो यहां पर उपचयन हो जाएगा, अपचयन नहीं हुआ। क्लोरीन का अपचयन दे रखा जिसकी वजह से ये गलत हो, उपचयन इसका होगा। तो मेरे भाई 2 तो हमारा आंसर नहीं होगा, तो जिसमें जिसमें 2 दे रखा सबसे पहले आप उसको काट दीजिए, ना तो ये आंसर होगा ना तो ये आंसर होगा। मेरे भाई अगर 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, तीसरे आंसर होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब हम लोग इसके साथ जाएंगे। अब मेरे भाई आप किसी का भी यहां पर निकाल करके इसी तरीके से आप चेक कर लीजिएगा, आप चेक कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। वैसे 3 और 4 हमारा करेक्ट है, इसका मतलब है ये भी हमारा गलत है। हम कहेंगे ऑक्सीकरण ऑक्सीजन का होगा, और अगर ऑक्सीजन का होगा तो यहां उपचयन होना चाहिए था। यहां पर मेरे भाई ऑक्सीजन का अगर ऑक्सीकरण हो गया, तो ऑक्सीकरण अगर होगा तो उसका उपचयन कहलाता, अपचयन थोड़ी होगा। यहां पर अपचयन नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, सिर्फ यही होगा। केवल और केवल तीसरा ही आंसर सही होगा। तो केवल तीसरा हमारा तो ऑप्शन में है नहीं, तो केवल तीसरा अगर हमारा है नहीं मेरे भाई, तो आप यहां पर, क्योंकि ऑक्सीकरण होता है तो उपचयन होता है, यहाँ अपचयन लिख दिया, तो ऐसे भी आप छांट सकते थे। तो आंसर होने की संभावना केवल और केवल 3 होगा।
तो आंसर मेरे भाई केवल और केवल क्या करेंगे, तो इसमें से 3 होगा, इसमें से ऑप्शन है नहीं, तो उपयुक्त में से एक से अधिक नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, तब आप करेंगे। क्योंकि ऑप्शन में है नहीं तो हम इसीलिए आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर डी के, ई के साथ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं, बाद बाकी और चेक भी कर लीजिएगा। आप आगे चलते हैं। औसत्य को आपको कथन को यहां पर क्या करना है तो बताना है। मतलब ये अम्लीय वर्षा जो होती है, सल्फर डाइऑक्साइड हमारे इन्वायरमेंट में होता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी हमारे इन्वायरमेंट में होता है। और ये जब हमारा वर्षा होता है तो वर्षा के पानी के साथ ये रिएक्शन कर लेता है और H2SO4 का निर्माण ये करेगा। ये किसका निर्माण करता है मेरे भाई, H2SO4, और ये हमारा ज्यादा मात्रा में बनेगा। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हमारा किसका निर्माण करेगा, तो HNO3 का, जिसको नाइट्रिक एसिड कहते हैं। और ये दोनों अम्लीय वर्षा का कारण होता है। तो ये मेरे भाई बिल्कुल सही है कि अम्लीय वर्षा के लिए दोनों हमारा गैसेस उत्तरदायी है जो हमारे वायुमंडल में होता है। वायुमंडल में जो उपस्थित मेरे भाई ओजोन का परत है, वो हानिकारक जो परावैंगनी किरण होती है उसको अवशोषित कर लेती है, हमें सुरक्षित रख पाती है। बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। आगे कहता है मेरे भाई कि गैसोलीन की हम बात कर रहे हैं, तो यहां पर गैसोलीन में कह रहा है जो टेट्राइथाइल लेड हमारा होता है, ये टेट्राइथाइल लेड क्या करता है मेरे भाई, अगर हम लोग गैसोलीन में अगर मिलाते हैं तो ये तो बात सही है कि पेट्रोल डीजल में आप मिलाइएगा, हमारे पेट्रोल डीजल में मिलाने के बाद जो टेट्राइथाइल लेड है मिलाने के बाद हमारा इंजन प्रॉपर बढ़िया से काम करेगा, नोकिंग नहीं होगा, वाइब्रेशन नहीं होगा। इसके लिए नोकिंग को तो कम कर देगा। लेकिन अगर आप टेट्राइथाइल लेड का इस्तेमाल करते हैं, इसमें लेड यूज कर रहे हैं, ये लेड जो होता है मेरे भाई एयर पोल्यूशन करता है, इसीलिए इस पर बैन कर देता है, इसको रोक लगा दिया गया है। तो गैसोलीन में अगर ये आप मिलाते हैं तो मेरे भाई वाहन से निकलने वाली गैसें वायु प्रदूषण ना उत्पन्न कर सके, मेरे भाई ये तो गलत लिखा हुआ है। अगर टेट्राइथाइल लेड यूज कर रहे हैं तो एयर पोल्यूशन करेगा, वही लेड हमारे लिए हानिकारक होगा। तो मेरे भाई ये कहीं ना कहीं यहां पर गलत है और आपको गलत को ही चूज करना था, इसलिए ये गलत है। ये प्रदूषण नहीं करेगा जो कि गलत है, प्रदूषण करेगा, ध्यान रखेंगे। लेकिन हमारा जो टेट्राइथाइल लेड होता है वो नोकिंग को कम करता है। नोकिंग मतलब वाइब्रेशन, मशीन के अंदर जो वाइब्रेशन होगा, कंपन होगा, उसको कम कर देता है। हमारा गाड़ी स्मूथ चलेगा। देखिएगा आप गाड़ी को बहुत स्पीड कीजिएगा ना, बहुत ऐसा गाड़ी होता है स्पीड कीजिए तो ऐसे वाइब्रेट करने लगता है, इंजन वाइब्रेट करने लगता है, इसलिए वो वाइब्रेट करता है। तो मेरे भाई अगर ये मिला देते हैं तो उसमें वाइब्रेशन नहीं होता, लेकिन इसका इफेक्ट क्या है कि ये हमारा जब जलेगा उसके साथ में, फ्यूल के साथ में, तो वहां से हमारे एयर में पॉल्यूशन करेगा, लेड बाहर निकल जाएगा जो हमारे लिए हानिकारक होगा। ये इसका रीजन होता है। वो यहां पर बोल रहा था कि एयर पोल्यूशन नहीं करेगा जो कि गलत था। अयस्क की बात करते हैं मेरे भाई, तो आपको ध्यान रखना अयस्क को भर्जन क्यों किया जाता है। अयस्क को अगर भर्जन करते हैं तो गर्म करते हैं, रोस्टिंग करते हैं, जिससे मेरे भाई यहां पर क्या निकल जाता है, कहेंगे सल्फर निकालने के लिए करते हैं, उससे सल्फर को बाहर निकालते हैं। सल्फर निकालना कहने का मतलब है मेरे भाई आप उससे मॉइस्चर को निकाल रहे हैं। सल्फर निकालना मतलब मॉइस्चर निकालना, क्योंकि सल्फर के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि सल्फर नमी को अवशोषित करके रखता है। और अगर आप उसको भर्जन कर रहे हैं यानी गर्म करके, मेरे रोस्टिंग कर रहे हैं, आप गर्म कर रहे हैं, आग पे जला रहे हैं उसको, उससे जो भी पानी की मात्रा होगी वो निकल जाती है। इसका मतलब पानी की मात्रा निकल जाना मतलब सल्फर कंटेंट्स वहां से गायब हो जाता है। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आपको इतना दे रखा है तो 2 8 10 3 13 यानी कि 13 हमारा हो जाएगा क्या मेरे भाई, तो उसके कहेंगे हमारा 13 जो होगा उसका परमाणु संख्या हो जाएगा एक लाइन में। अगला क्वेश्चन मेरे भाई आसान है, कह रहे कि जब एसिड के रिएक्शन हम लोग धातु के ऑक्साइड के साथ कराते हैं, और धातु के जो ऑक्साइड्स होते हैं मेरे भाई, हम आपको पहले भी बताए थे कि धातु के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति का होता है और धातु के ऑक्साइड्स अम्लीय होते हैं, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होंगे। और ये एसिड है, ये अम्ल है, ये क्षार है। अम्ल और क्षार का जब कभी भी रिएक्शन होता है तो लवण और जल बनता है। ये बात तो आप सभी लोग जानते होंगे मेरे भाई। ये आंसर हो गया। आगे चलते हैं। यदि पीएच मान अगर शून्य हो गया, यदि पीएच मान शून्य हो गया मेरे भाई, पीएच वैल्यू की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा क्या, तो कहेंगे यहां पर पीएच स्केल होता है, और यहां पर पीएच मान कितना, तो कहेंगे यहां पर 7 होता है। यहां पर पीएच मान कितना, तो 14 है। यहां पर पीएच मान हमारा 0 है। तो मेरे भाई एक बात आप ध्यान रखना कि पीएच वैल्यू हम लोग यहीं से देखते हैं। अगर 0 की तरफ अगर आते हैं तो यहां पर मेरे भाई क्या होगा, तो यहां पर एसिड हमारा होगा, लेकिन कैसा एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। लेकिन मेरे भाई जो बेस हमारा होता है वो वीक बेस हमारा होता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा लेकिन वीक बेस होगा। तो मेरे भाई अगर 0 पर पहुंच गए तो हमारा प्रबल अम्ल होगा लेकिन दुर्बल क्षार होगा। तो प्रबल अम्ल यानी कि सशक्त अम्ल की हम बात करेंगे, और हमारा कमजोर, तो हम कहेंगे आंसर यहां पर सी हो जाएगा। यानी कि प्रबल एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, आंसर करेंगे सी, और कुछ नहीं सोचना है। और इसी का जस्ट उल्टा हमारा 14 पे हो जाता है। बाद बाकी आप लोगों को और कितनी बार बता चुके हैं। अब मेरे भाई माइक्रोमीटर है, यहां पर गीगामीटर है और फर्मीमीटर है। तो मेरे भाई माइक्रो का मतलब ही 10 के पावर -6 होता है। तो माइक्रो का मतलब 10 के पावर -6, माइक्रो 10 के पावर -6, एक ही ऑप्शन आपका बचता है, यही आंसर होने की संभावना है। और मेरे भाई गीगामीटर लिखा हुआ है, ये कैपिटल जी है, यानी कि गीगामीटर 10 के पावर 9 प्लस में होगा।
अगर यही नैनो आपको गीगा नहीं होता तो 10 के पावर, हम लोग यहाँ पर गीगा बोल दिया, इसके बाद 10 के पावर 9 लेना है। और फर्मी मतलब होता है मेरे भाई, एक फर्मी का मतलब 10 के पावर -15 मीटर होता है, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपका एकदम आसान है। कह रहा 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या दे रखा है, यानी कि वक्रता त्रिज्या यानी कि आर की वैल्यू दे रखी है, और ये कितना सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर। लेकिन दर्पण कैसा है मेरे भाई, तो उत्तल दर्पण की बात करते हैं। एक बात जान लीजिए मेरे भाई कि उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होगा। जब काल्पनिक होगा तो मेरे भाई दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा, दर्पण के आगे नहीं बनेगा। तो अगर उत्तल दर्पण है तो काल्पनिक बनेगा, काल्पनिक बनेगा तो दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के आगे नहीं होगा, तो ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। अब मेरे भाई यही और ये आंसर होने की संभावना है। आगे कहता है कि मुख्य अक्ष के लंबवत 5 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। यानी मेरे भाई यहां पर एक वस्तु के सामने, एक दर्पण के सामने वस्तु को यहां पर एक वस्तु को मेरे भाई, यहां वस्तु को छूट गया है, एक वस्तु को दर्पण के सामने यहां पर रखा गया। एक चीज मेरे भाई आप जान लीजिए कि फोकस दूरी जब कभी भी निकालते हैं ना, तो हम लोग r/2 करते हैं, चाहे दर्पण कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग ये कह सकते हैं कि r की वैल्यू 30 है, और यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, तो यहां पर 2 से डिवाइड करेंगे, ये कहीं ना कहीं 15 सेंटीमीटर होगा। और अगर उत्तल दर्पण की अगर हम बात कर रहे हैं तो उत्तल दर्पण हमारा कुछ ऐसा होता है। अगर उत्तल दर्पण ऐसा होगा मेरे भाई, तो यहां पर हमारा पोल होता है, और यहां पर चूंकि कर्व ऐसा है तो सेंटर हमारा उधर चला जाएगा, सेंटर और पोल के बीच में मुख्य फोकस होगा। और हम लोग ये बात जानते हैं कि कोई भी दूरी पोल से मापते हैं, पोल से मुख्य फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहेंगे, और यहां से लेकर के यहां तक की दूरी अगर r है तो यहां से यहां तक की दूरी r/2 होगी, चूंकि ये बीच में होता है, इसलिए f इक्वल टू हम लोग r/2 यहां पर जानते हैं। अब बात यह है मेरे भाई कि साइन कन्वेंशन ये कहता है कि जब आप इस पोल से इधर जाओगे तो प्लस लोगे, इधर जाओगे तो माइनस लोगे, इसका मतलब ये प्लस की कहानी है, इसलिए ये प्लस में ही हो जाएगा। और हम कहेंगे फोकस दूरी हमारा प्लस में आ गया 15 सेंटीमीटर। और वस्तु की दूरी मेरे भाई किसी भी परिस्थिति में वस्तु की दूरी माइनस में होगा, और कितना दे रखा है, तो -20 सेंटीमीटर बोला है, और वस्तु की दूरी है इसका मतलब माइनस के साथ जाएगा। वस्तु की दूरी को यूज दिखाते हैं हमेशा माइनस में ही होता है, चाहे दर्पण कोई हो, लेंस कोई हो, फर्क नहीं पड़ता है। अब मेरे भाई हमको प्रतिबिंब की दूरी निकालना है, तो आपको दर्पण का सूत्र तो आपको पता ही होगा, आप दर्पण का सूत्र इस्तेमाल कर लीजिए। दर्पण का सूत्र इस्तेमाल करोगे मेरे भाई तो 1/f इक्वल टू 1/v और प्लस में 1/u होगा। हमको प्रतिबिंब की दूरी चाहिए, हमको v चाहिए, इसका मतलब हम क्या करें, 1/v को ही यहां से बाहर कर लेते हैं, और इसको बाहर करेंगे तो ये 1/f माइनस 1/u करना पड़ेगा। अब मेरे भाई हमको ये चीज पता है कि फोकस दूरी कितना, तो कहेंगे 1 हमारा यहाँ पर 15 है, और ये माइनस हमारा इस फॉर्मूला का है, लेकिन u का मान कितना, तो ये माइनस में, तो माइनस माइनस आकर के प्लस कर देगा, और ये 20 हो जाएगा। और 15 और 20 का एलसीएम मेरे भाई यहाँ पर हमारा 60 हो जाएगा, और 20 यहाँ 60, यहाँ 3 हो गया, 15 चौके 60 ये हो गया, यानी कि हमारा 7 कितना होगा, तो कहेंगे 60 हो गया। तो मेरे भाई यहां से हम कह सकते हैं जो v की वैल्यू होगी इसी को पलट देंगे, क्योंकि 1/v का मान 7/60 आया है, तो v का मान अगर निकालना तो इसको उल्टेंगे, तो इसको भी उलटना पड़ेगा, यानी जो v होगा मेरे भाई वो 60/7 होगा। तो यहां पर 60/7 के मतलब 8 से ज्यादा होगा, और 8 से ज्यादा होगा तो मेरे भाई यही होगा, और दर्पण के पीछे आंसर करेंगे। इसका मतलब 8.6 हमारा ये होगा, पॉजिटिव मान होगा, और आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। हम लोग 4.3 यहां पर नहीं करेंगे, क्योंकि 7 से अगर 60 में भागा दी 7 8 56, यानी 8 से ज्यादा ही होगा आंसर। आगे चलते मेरे भाई, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार एनर्जी ना तो हमारा क्रिएट होगा ना तो नष्ट होता है। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के अनुसार जब किसी स्वचालित वाहन इंजन में, जब किसी स्वचालित मतलब जो हमारा चल रहा है इंजन की बात कर रहे हैं, उसके पिस्टन में किसी सिलेंडर के गैस को अगर संपीड़ित करते हैं, दबाते हैं, तो क्या घटना घटेगी। मेरे भाई एक बात आप समझिएगा, सिलेंडर के बारे में आप जान लीजिए कि कुछ हमारा ऐसा ही सिलेंडर होता है, और आप सभी लोग देखे भी होंगे, नहीं देखे हो तो जान लीजिए, ये हमारा सिलेंडर होता है। वैसे किसी भी इंजन का जो सिलेंडर होता है वो कास्ट आयरन का होता है, ढलवा लोहा का बना होता है। इसके अंदर मेरे भाई एल्युमिनियम, जो हमारा एल्युमिनियम का ये पिस्टन होता है, और पिस्टन को हम लोग कुछ इस तरीके से दिखाते हैं। ये हमारा क्या, तो यहाँ पर पिस्टन होता है, और यही पिस्टन ऊपर नीचे करता है। एक सिलेंडर, दो सिलेंडर जो इंजन कहते हैं, वो हमारा यही सिलेंडर हमारा बना हुआ रहता है। तो यहाँ पर ये पिस्टन हमारा होता है, ये इसको पिस्टन कहते हैं। जो ब्लैक वाला हम आपको बना है मेरे भाई, ये ब्लैक वाला हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा सिस्टम ब्लैक वाला हमारा पिस्टन का है। जो लाल वाला है वो हमारा क्या, तो कहेंगे सिलेंडर है। तो ये जो लाल वाला है इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो ये हमारा इंजन का सिलेंडर होता है। ये किसका सिलेंडर है मेरे भाई, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, कोई भी अगर इंजन है उस इंजन का ये सिलेंडर होता है। और इंजन का जो सिलेंडर होता है मेरे भाई, ये ढलवा लोहा का बना होता है। ये किसका होगा, तो याद रखना, ये ढलवा लोहा जो होता है उसका बना होता है। और ढलवा लोहा को हम लोग कास्ट आयरन कहते हैं।
ढलवा लोहा को क्या बोलते हैं मेरे भाई, तो यहां पर कास्ट आयरन कहते हैं। और ये हमारा ब्लैक वाला जो हम लोगों को दिख रहा है, इसको हम लोग क्या कहेंगे मेरे भाई, तो इसको हम लोग यहां पर पिस्टन कहते हैं। और जो पिस्टन हमारा होता है वो हल्का होना चाहिए, इसलिए उसका एल्युमिनियम का बनाते हैं। अब ये पिस्टन ऊपर नीचे करता है। अब इसमें बोला गया है मेरे भाई कि सिलेंडर और पिस्टन की बात कही गई है क्वेश्चन में कि ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करना है, एनर्जी ना तो इसमें क्रिएट होगा ना तो हमारा यहां पर लॉस होगा मेरे भाई, जितना है मेंटेन। अब कह रहा है कि ऊर्जा संरक्षण के अनुसार जब किसी स्वचालित वाहन के इंजन में पिस्टन की हम बात करते हैं और पिस्टन किसी सिलेंडर में, पिस्टन किसी सिलेंडर में दबता है, यानी कि गैस को कंप्रेसित संप्रेषित करता है, यानी कि कहने का मतलब इसमें गैस भरा हुआ है। इसमें क्या भरा हुआ है मेरे में, तो कहेंगे इसके अंदर गैस भरा हुआ है। अब जैसे ही ये इसको दबाएगा तो मॉलिक्यूल्स हमारे जो गैस के थे वो दूर दूर थे, जैसे ही उसको दबाना शुरू करेगा तो मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएगा। जब मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएगा तो टक्कर के कारण घर्षण होगा, घर्षण के कारण मेरे भाई इसके अंदर का तापमान बढ़ जाएगा। यानी कहने का मतलब आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि जैसे ही पिस्टन को दबाइएगा, जैसे ही आप कंप्रेस कीजिएगा, ये सिलेंडर का आयतन फिक्स है, आप जैसे ही पिस्टन को यहां से कस के दबाइएगा, ये जब इंजन दबाता है मेरे भाई तो ये हमारा पिस्टन मूव करके यहां आ जाएगा। जो गैस के मॉलिक्यूल्स दूर दूर थे वो गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में मेरे भाई हल्के होते हैं और आपस में टकराना शुरू कर देंगे। जब टक्कर मारेंगे तो इसके अंदर का गैस के अंदर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। यानी कि अगर आप इसको ऊपर से दबाए, आप फोर्स लगा करके मेरे भाई जब उसको दबाए तो गैस के अंदर का टेम्परेचर बढ़ गया। और मेरे भाई एक रिलेशन हम लोग जानते हैं गैस के लिए कि जो वेलोसिटी हमारा होता है उस गैस के मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी होती है वो अंडर रूट टेम्परेचर का हमारा समानुपाती होता है। यानी गैस का अगर टेम्परेचर मेरे भाई अगर बढ़ा, अगर अंदर में गैस का टेम्परेचर अगर हमारा बढ़ा तो उसकी गति बढ़ जाएगी और उसके अंदर की गति ऊर्जा बढ़ जाती है। तो मेरे भाई एक बात आपको ध्यान रखना है कि अगर आप किसी सिलेंडर, पिस्टन सिलेंडर के अंदर गैस भरा हुआ है और अगर आप पिस्टन को दबा रहे हैं, यानी गैस को अगर दबा रहे हैं, तो गैस के मॉलिक्यूल्स दूर दूर थे, अब वो पास पास मेरे भाई टकराएंगे। टकराने के बाद उसके अंदर का तापमान बढ़ेगा और ये रिलेशन हमारा गति के साथ होता है गैस के लिए। हम कहेंगे ये गति समानुपाती हमारा अंडर रूट टी का होता है। यानी कि इसके अंदर का तापमान बढ़ गया तो हम कहेंगे उसके अणुओं की गति बढ़ गई, यानी अणुओं की गति बढ़ गई, इसका मतलब मेरे पास उसके अंदर गतिज ऊर्जा बढ़ गया। यानी इस क्वेश्चन के अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा यहां पर एक करेक्ट हो जाएगा। मेरे भाई यहां पर हम लोग ध्यान रखना है, गैस की अवस्था बदलेगी नहीं। ऐसा नहीं कि गैस से द्रव बन जाएगा, ऐसा नहीं कि गैस से वो हमारा ठोस बन जाएगा, ये गलत है। गैस में कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा। आप दबाएंगे गैस को, आप जैसे बलून में गैस भर दी उसको दबाइएगा तो ऐसा नहीं है कि वो जल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो ये भी हमारा नहीं होगा। एक ही हो सकता है मेरे भाई कि उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, क्योंकि तापमान के बढ़ने से हम कहेंगे उसकी गति में परिवर्तन हुआ और गति के में परिवर्तन के कारण उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ये मेरे भाई इसके पीछे का मेन कंसेप्ट है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दे रखा है, कह रहे कि एक बुलेट लंब रूप में ऊपर की ओर दागी जाती है। बुलेट का मतलब होता है मेरे भाई हम गोली की बात करते हैं और उसको ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, अब भेजा जा रहा है। अब कहता है कि वह उच्चतम बिंदु मेरे भाई यहां पर इंपॉर्टेंट है, वह उच्चतम बिंदु पर पहुंचने में टी समय अगर लगता है तो फिर वहां से मेरे भाई जमीन पर पहुंचने में अगर टी2 समय लगता है तो आपसे पूछा गया कि बताइए इस दिशा में क्या होगा। तो मेरे भाई जब किसी बंदूक से उच्चतम बिंदु की बात करता है, आप समझने की कोशिश की, अगर मान लेते यहां से बंदूक की गोली निकली या कोई भी वस्तु को अगर आप ऊपर की ओर फेंकिएगा, जब ऊपर की ओर फेंकिएगा मेरे भाई तो यहां से अपने एच मैक्स यानी कि मैक्सिमम हाइट पर जाने में इसको जो समय लगेगा, मान लेते यहां से यहां t1 टाइम अगर लगा है तो यहां पर जाने के बाद इसके अंतिम वेग तो मेरे भाई 0 हो जाएगा। अगर यहां से भेजे तो कुछ ना कुछ वेग से भेजे होंगे और यहां से यहां पहुंचने में इसकी हाइट जो है वो मैक्सिमम अधिकतम ऊंचाई पर जब पहुंचेगा तो ऊपर जाने वाला वेग 0 हो जाएगा। अब कहता है मेरे भाई यहां से यहां जाने में अगर t1 टाइम लगा है तो आप ये बता दीजिए, अगर मेरे भाई यहां से यहां फिर ऊपर से नीचे आएगा तो जिस समय ये ऊपर से नीचे आएगा तो उस समय इसका वेग 0 ही होगा। हम कहेंगे यहां पर हमारा अंतिम प्रारंभिक वेग उसका फिर ये अंतिम वेग यहां प्रारंभिक वेग बन जाएगा मेरे भाई नीचे गिरते समय। और जब ये फिर नीचे की ओर गिरेगा और ये हाइट अगर मेरे भाई यहां पर मैक्सिमम है तो हम कहेंगे हमारा चूंकि हाइट मैक्सिमम है तो हम कहेंगे टाइम भी मैक्सिमम लगेगा। यानी मेरे भाई दोनों की हाइट अगर समान है तो टाइम समान लगेंगे। कंडीशंस मेरे भाई फुलफिल कर रहा है, हम कहेंगे दोनों के केस में टाइम हमारा बराबर ही लगेगा और कुछ नहीं सोचना है। आगे क्या सतह पर पॉलिश करने पर, मेरे भाई सतह की बात कर रहा है यानी सरफेस की बात कर रहा है, उस पर पॉलिश करने या स्नेहक की बहुत सारी मात्रा का उपयोग, स्नेहक का मतलब होता है ग्रीस मोबिल का यूज करने के बाद, उसकी बहुत ज्यादा मात्रा का यूज करने के बाद करके घर्षण को पूरी तरह से आप समाप्त कर सकते हैं, नहीं घर्षण को कम कर सकते हैं, घर्षण को खत्म नहीं करते हैं। याद रखना मेरे भाई जो हमारा लुब्रिकेंट्स होता है, जो हमारा स्नेहक होता है, जो हमारा तेल यूज करते हैं, ग्रीस मोबिल यूज करते हैं, उससे घर्षण कम करते हैं, घर्षण खत्म नहीं होता है। घर्षण तो हो भी करेगा कुछ ना कुछ, लेकिन घर्षण को उससे कम करते हैं, घर्षण को खत्म नहीं करते हैं। तो मेरे भाई यहां पर बोला कि घर्षण को पूरी तरह समाप्त किया जा सकता है, क्या ऐसा हो सकता है? लेकिन मेरे भाई बताना है कि घर्षण को पूरी तरह से समाप्त नहीं कर सकता है क्योंकि कुछ अनियमितताएं बनी रहेगी मेरे भाई, यही करेक्ट होगा। घर्षण को कभी भी मेरे भाई स्नेहक जो होता है वो कम करता है, कभी खत्म नहीं करता। ये बात इसका कंसेप्ट है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे।
आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है कि आपको बताना कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही नहीं है। तो मेरे भाई यहां पर मृग तृष्णा एक प्रकाशिक भ्रम है जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से उत्पन्न होता है। मेरे भाई मिरेज की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? मिरेज की बात कर रहा है। अब मिरेज जो हमारा बनता है, आप देखिए मिरेज का फॉर्मेशन कहां पे होता है, तो मेरे भाई राजस्थान वगैरह में देखिएगा जो मरुस्थलीय इलाका होता है जहां पर पानी होती है, वहां पर देखिए उस पानी में अगर कोई पेड़ अगर ऐसे पानी नहीं, बगल में पानी है और यहां पर देखिएगा कि कोई पौधा लगा हुआ, तो उसका इमेज उल्टा इमेज देखिएगा पानी के अंदर बनता है, उसी को मिरेज कहते हैं। आपको ध्यान रखना मेरे भाई, जो मिरेज का फॉर्मेशन होता है ना, उसके लिए मेरे भाई यहां पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की यहां पर बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस की बात कर रहा है। तो ये स्टेटमेंट जो है मेरे भाई यहां पर कहीं ना कहीं सही होना चाहिए, और ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है भी, ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है भी, और इसके लिए तो हम लोग आंसर करेंगे कि ये हमारा करेक्ट है। मिरेज का फॉर्मेशन हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर होती है, और ये हमारा कहां पे? तो मेरे भाई मरुस्थलीय क्षेत्र में देखने को मिलता है, ये सही है। आगे कहता है कि सर्च लाइट की बात करते हैं। मेरे भाई सर्च लाइट में हम अवतल दर्पण का ही इस्तेमाल करते हैं। सर्च लाइट में अवतल दर्पण का इस्तेमाल करेंगे तो अवतल दर्पण हमारा कुछ तरीके का होता है, और इसमें अगर क्या करेंगे तो हमारा यहाँ पर पोल होता है, यहाँ पर हमारा सेंटर होगा, सेंटर और पोल के बीच में फोकस होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग टॉर्च वगैरह यूज करते हैं उसका बल्ब कहां पे होता है? फोकस पर होता है, क्योंकि बल्ब से जब रोशनी निकलती है तो टकराती इस पर है, टकराती इस पर है, टकराने के बाद वो सीधा हो जाती है, क्योंकि ये दर्पण की प्रॉपर्टी होती है। और ऐसे करके बहुत सारी किरणें मेरे भाई समानांतर हो जाएगी, वो बहुत दूरी तक जा पाता है। तो अवतल दर्पण ही यूज करते हैं, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। आगे कहता है मेरे भाई अगर ये दोनों स्टेटमेंट सही है तो गलत कौन है? एक छोटे छिद्र वाला उत्तल दर्पण डॉक्टर द्वारा रोगी के कान को देखने के लिए यूज होता है। मेरे भाई उत्तल दर्पण तो छोटा इमेज बनाता है, तो डॉक्टर क्या करता है? कान के डॉक्टर, जो ईएनटी के डॉक्टर होते हैं, कान नाक गला के जो डॉक्टर होते हैं, छोटा चीज को बड़ा करके देखना चाहते हैं, तो छोटा चीज को बड़ा करके देखना अगर चाहेगा तो वो अवतल दर्पण का इस्तेमाल करेगा, और अवतल दर्पण में भी नजदीक ले जाकर के देखेगा तब दिखेगा। उत्तल दर्पण मेरे भाई हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए उत्तल दर्पण का वो इस्तेमाल नहीं करेगा, वो अवतल दर्पण का करेगा। ये गलत है, तो गलत का आंसर करेंगे हमारा यही गलत है, क्योंकि गलत आपसे पूछा गया था। आगे चलते हैं, अगला कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि और प्रकाश के तरंग के बारे में सही है? तो मेरे भाई ध्वनि तो हमारा अनुप्रस्थ तरंग गलत दे रखा है, क्योंकि ध्वनि तरंग हमारा हम लोग सीधा जानते हैं मेरे भाई कि ध्वनि तरंग हमारा अनुदैर्ध्य तरंग होता है, बिल्कुल गलत है। तो ध्वनि तरंग कैसी तरंग होगी? अनुदैर्ध्य तरंग। प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग, ये बिल्कुल स्टेटमेंट मेरे भाई यहां पर सही हो गया। अब कह रहा है कि दोनों के दोनों ध्वनि तरंग और प्रकाश तरंग दोनों के दोनों अनुदैर्ध्य तरंग होता है। मेरे भाई यहां पर दोनों बोल दिया तो गलत हो जाएगा, एक ही स्टेटमेंट हमारे यहां पर राइट हो गए। तो मेरे भाई आज का ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए होगा, गोलीय दर्पण की बात कर रहा है, और गोलीय दर्पण में हमारा उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों आ जाता है, और उसकी वक्रता केंद्र के संदर्भ में आपसे पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। तो मेरे भाई गोलीय दर्पण में कोई एक लेकर के आप एनालिसिस कर लीजिए। मान लेते कि चम्मच के आकार का हमारा ये क्या होता है, कि यहां पर अवतल दर्पण है और एक गोलीय दर्पण का ही पार्ट होता है। यहां पर क्या तो कहेंगे, इसको पोल कहेंगे, यहां पर क्या होता है सेंटर होगा, सेंटर और पोल के बीच में क्या होता है मेरे भाई यहां पर मुख्य फोकस होता है। अब कहता है कि वक्रता केंद्र की अगर हम बात करते हैं तो इसकी कहानी क्या क्या स्टेटमेंट के हिसाब से हम लोग को आगे बढ़ना पड़ेगा। स्टेटमेंट हमारा क्या करता है कि गोलीय दर्पण के जो वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण होगी, मेरे भाई गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र ये है, इससे गुजरने वाली प्रकाश की किरण, अगर कोई भी प्रकाश की किरण जाकर के दर्पण से टकराएगी तो जिस रास्ते से गई है उसी रास्ते में यह वापस आ जाती है। क्योंकि जब कभी भी मेरे भाई अगर ऐसा होता है कि अगर वक्रता केंद्र से जब कभी भी पास करते हुए दर्पण, कोई भी प्रकाश किरण अगर वक्रता केंद्र से जाते हुए अगर दर्पण पे टकराएगी तो दर्पण के साथ इसकी एंगल जो बनेंगे वो 90 डिग्री बनते हैं, एंगल 90 डिग्री, इसलिए जिस रास्ते से जाएगी उसी रास्ते में वापस आ जाएगी, ये इसका कंसेप्ट होता है। तो मेरे भाई गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण विपरीत दिशा में, यानी कि उसी पथ पर विपरीत दिशा में अपने पथ का पुनः अनुरेखण करती है, यानी जिस दिशा में से गई थी उसी दिशा में वापस जाएगी। क्योंकि वक्रता केंद्र से जब कोई भी प्रकाश पास करती है, दर्पण पे टकराती है, तो उस दर्पण के सतह के साथ उस प्रकाश की किरण की बात करेंगे तो वो 90 डिग्री का कोण यहां पर बनाती है, और जब 90 डिग्री का कोण बनाएगी तो उसमें कोई डेविएशन नहीं होगा, जिस रास्ते से आया उसी रास्ते में वापस चला जाता है। ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं मेरे भाई यहां पर हमारा करेक्ट है। आगे कहता है कि गोलीय दर्पण की बात करते हैं, और गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र पर अगर हम यहां पर प्रतिबिंब देखना चाहते हैं तो मेरे भाई हम सभी लोग जानते हैं कि गोलीय दर्पण की अवतल दर्पण की उसमें भी बात कर लेते हैं। ये कैसा दर्पण है मेरे भाई? तो ये हमारा अवतल दर्पण है। और अवतल दर्पण में एक बात याद रखना कि अगर मान लेते हैं कि प्रतिबिंब हमारा अगर यहां पर बनता है और तो वस्तु भी हमारा यहां होगा, प्रतिबिंब भी हमारा यहां पर बनता है, अवतल दर्पण ही एक ऐसा दर्पण है हमारा मेरे भाई, अवतल दर्पण ही एक ऐसा दर्पण है, अवतल दर्पण ही एक ऐसा दर्पण है कि
कि वस्तु को अगर हम वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, समान आकार का बनेगा, उल्टा बनेगा, इसका फेस ऊपर है तो इसका फेस नीचे होगा, वास्तविक होगा चूंकि दर्पण के आगे है, इधर दर्पण के पीछे काल्पनिक होता है। तो मेरे भाई ये सारी कहानी यहीं पर होती है। तो आप कहेंगे गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र पर निर्मित प्रतिबिंब हमारा कैसा होगा, तो वस्तु के समान आकार का होगा। मेरे भाई ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, समान आकार का भी होगा, वास्तविक भी होगा, उल्टा भी होगा, और जितना बड़ा हमारा यहां उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। और वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, ये स्टेटमेंट भी सही है। अगला देखते हैं मेरे भाई कि गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र पर निर्मित जो प्रतिबिंब हमारा होगा वास्तविक होगा, उल्टा होगा, समान आकार का होगा, ये भी मेरे भाई सही है। अगर हम वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वास्तविक बनेगा, दर्पण के आगे बनेगा। हम कहेंगे दर्पण के आगे वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा, समान आकार का बनेगा। ये तीनों स्टेटमेंट मेरे भाई यहां पर सही था। तो हम कहेंगे तीनों स्टेटमेंट अगर सही है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। 1 2 3 तीनों सही आपका है। तो मेरे भाई 40 क्वेश्चन का डिस्कशन आपका यहां पर एंड हुआ, और एक क्वेश्चन इसमें उल्टा पुल्टा पूछा गया था, हम उसको छोड़ रहे हैं, लेकिन आपके 40 क्वेश्चंस में से मेरे भाई सभी क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन हम आपको दे पाए। तो आज के लिए हम यहीं तक रखेंगे।